बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए जहां सेंसेक्स और निफ्टी में हल्का दबाव जरूर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अब भी खरीदारी का मूड माहौल है बरकरार। ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती और बचे हुए 1.5 घंटे में क्या कुछ करना है और क्या है अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस है इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि क्या करना है। सुबह की स्ट्रैटेजी तो दमदार रही, बाजार की रेंज और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, अब आपको कहां पर रखना है नजर, ये भी जानना जरूरी। तो सर, इससे पहले कि हम चर्चा करें, बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद के मुताबिक बाजार हल्की सी कमजोरी के साथ ट्रेड इस वक्त आपको 70 अंक नीचे नजर आएगा। 17,450 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की कमजोरी है, 36,900 37,000 की रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रुपया जरूर कमजोरी के संकेत लगातार देता दिख रहा है और 1.5 साल के निचले स्तरों पर अब 76 के आसपास $1 का दाम पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। फाइनेंस कंपनियों में आज दबाव है, सरकारी कंपनियां नीचे है। आईटी और एफएमसीजी, ये दो और सेक्टर ऐसे हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आएगी। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, कल से ही जो एक्शन शुरू हुआ वो बरकरार है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी दमदार खरीदारी है। रियल एस्टेट शेयर भी आज मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और ये तीनों ही इंडेक्स आधा से 1% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट से कोई खास संकेत है नहीं। डाउ फ्यूचर्स सुस्त हैं, कहीं जाने की तैयारी में है नहीं। और यूरोप के बाजारों में भी जितनी हमारे यहाँ कमजोरी है उतनी वहीं 1/4 से आधा परसेंट 1% की रेंज में हल्की फुल्की कमजोरी वहां पर भी नजर आ रही। तो मिले जुले से संकेत आपको सब तरफ से आते दिख रहे हैं। दीप जी सर, संकेत तो मिले जुले हैं, बट दो चीजें जो सुबह हम बात कर रहे थे, एक तो बाजार की रेंज का, लगभग पूरे दिन इसी रेंज में कारोबार किया है, थोड़ी सुस्ती आई बट ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। और दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक ब्रॉडर मार्केट, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप, कैश मार्केट के स्टॉक्स के एक्शन का, और वहां पर सर जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है आज। ये एक और नया ट्रेंड है जो कुछ दिनों के लिए बाजार में रह सकता है। हाँ बिल्कुल, 100% दीप। और अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा प्राइस वाइज भी और समय के लिहाज से भी करेक्शन और कंसोलिडेशन के मूड में है। नए ट्रिगर्स आपको चाहिए, या तो वापस से अमेरिकी बाजार तेजी से भागना शुरू करे, कुछ अच्छी खबरें आ जाए, या फिर आप एफआईज की तरफ से वापस से खरीदारी अच्छे से लौटती हुई दिखे, या एफएनओ में फिर से उनकी बिकवाली कम हो। मतलब कुछ तो आपको ऐसा चाहिए जिससे कि 17,600 के पार निकलकर निफ्टी टिकने की कोशिश करे, वो मिसिंग है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से हम बहुत खराब हो जाएं? शायद वो भी नहीं। थोड़े से ओवरबॉट बाजार है, हल्के हो सकते हैं, बाय ऑन डिप्स के मार्केट है। और इसी समय जब साल का आखिरी समय चल रहा हो और छुट्टियों का मूड माहौल 15 दिसंबर 20 दिसंबर के बाद बनता हुआ दिखता है, मुझे लगता है ये कैश मार्केट के स्टॉक्स में सही वक्त पर एंट्री करने का समय है। और देखिए, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है, एक 18,600 से 17,800 के इस करेक्शन में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की धुलाई ज्यादा हुई है। दूसरा, लार्ज कैप शेयर थोड़ा रिकवर कर चुके हैं। तीसरा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी उतनी तेजी आई नहीं और कई अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स आप देखिए 30%, 40%, 50% तक भी करेक्ट हो चुके हैं। एक एग्जांपल दूं आपको, कल ही सिक्वेंट साइंटिफिक में आपने ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी है और भारी भरकम ब्लॉक डील की, और ऊपर से स्टॉक 40% करेक्ट होकर नीचे की तरफ। तो आज देखिए खराब बाजार में भी वो ऐसे स्टॉक जहां पर सप्लाई खत्म हो जाए, कोई टेक्निकल रीजन बन जाए, या कोई अच्छी खबर आ जाए, या कहीं फंड का इंटरेस्ट बनने लगे, तो वो बड़ी उछाल दिखा सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, कई सारे स्टॉक्स में होता हुआ दिखेगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है, वही कि जब तक कोई अहम लेवल के नीचे निफ्टी और सेंसेक्स बंद नहीं होता, तब तक डरने घबराने की जरूरत है नहीं। इंडेक्स में आपको मिला जुला दोनों तरफ का ट्रेड मिल रहा है। 50-75 पॉइंट का ट्रेड अगर आपको निफ्टी में लेना आता है तो करते रहिए। 200-300 पॉइंट का ट्रेड बैंक निफ्टी में लेना आता है तो वो करते रहिए। अदरवाइज इन दोनों के बाहर होकर आप इंडेक्स की तरफ देखिए। जहां तक बाजार का सवाल है, 17,375, 17,425 इस रेंज को बराबर बाजार ने सपोर्ट किया है। एक बार 17,425 का लो बनाकर रिकवरी आई, दूसरी बार 17,400 का लो बनाकर रिकवरी आई। तो एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं रहा, न ही ऊपर की तरफ भी दीप बाजार को पार करने की जल्दबाजी है। 17,550 जो हमने बैरियर बना रखा है, बिल्कुल वहीं उसके आसपास 2 बार पहुंचने की कोशिश की और दोनों बार वहीं पर जाकर रुका है। तो ओवरऑल आपको फिर वही रणनीति रखनी, 17,500 550 की रेंज में बेचना है। 17,375 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी के बारे में सोचना है, अदरवाइज आप रेंज बाउंड रहेंगे।
बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,850 के आसपास हमने कहा था कि सपोर्ट है। आज 2 बार उन्हीं लेवल को टेस्ट किया और रिकवरी की कोशिश हुई है। ऊपरी स्तरों पर 37,275 37,375 रुकावट वाली रेंज है, वहां तक पहुंचे नहीं है। तो 36,800 के नीचे अब बाजार ट्रेड करना शुरू करे तो ही नीचे की 200-300 पॉइंट की रिस्क खुलती है, अदरवाइज आप यहीं सपोर्ट ले लेंगे। बैंक निफ्टी भी अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास पहुंच रहा है, जो कि 36,500 से 36,800 की रेंज में होते हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स थोड़ा सुस्त रह सकता है, लेकिन स्टॉक्स के एक्शन पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए। जी दी बिल्कुल, इंडेक्स सुस्त है बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर और ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। इन सभी स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे भी चर्चा, अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी लेंगे, पर आइए उससे पहले कुछ अहम इवेंट्स आज के लिए, आने वाले दिनों के लिए, और साथ ही बाजार में खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी और वरुण दोनों हैं तैयार। मानसी, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। श्रीराम प्रॉपर्टीज का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 113 से 118 रुपए का है। कोटक महिंद्रा बैंक आज और कल यहाँ पर बोर्ड बैठक फंड जुटाने को लेकर होने वाली है, तो इस पर नजर रखिएगा। अक्टूबर आईआईपी के आंकड़े आज शाम को आते हुए दिखेंगे। साथ ही बूस्टर डोज के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की जो बैठक है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। और यूएस इन्फ्लेशन के डेटा पर भी ग्लोबल मार्केट के लिहाज से इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जिस पर नजर रहेगी। 11 दिसंबर कल के दिन वेदांता दूसरे अंतरिम डिविडेंड देने पर कंपनी विचार करेगी। और 13 दिसंबर यहां पर इनफैक्ट सोमवार के दिन टेगा इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होने जा रही है। प्राइस बैंड 443 टू 453 का होगा। मैप माई पे इंडिया का आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा सोमवार के दिन। प्राइस बैंड 1000 से 1033 का होगा। एसएच केलकर का बायबैक इस दिन खुलेगा। प्राइस जिसका 210 रुपए प्रति शेयर का है और साइज 61 करोड़ का यहां पर है। जिंदाल फोटो पर नजर रखिए। 13 दिसंबर के दिन बोर्ड बैठक है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को लेकर इस बैठक में चर्चा होती हुई दिखेगी। और इस दिन नवंबर सीपीआई के डेटा भी आते हुए दिखेंगे, तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जिस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर हमें रखनी है नज़र। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है। पर आइए वरुण से जाने आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो यहाँ फार्मा कंपनीज को लेकर कुछ खबरें आई है। एक तो सबसे पहले कार्डिला हेल्थ, यहाँ पे एक दवा के फेज 2 ट्रायल के लिए यूएस एफडीए से इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। ल्यूपिन डायग्नोस्टिक कारोबार में इस कंपनी ने एंट्री कर ली है। नवी मुंबई में कंपनी ने नई लेबोरेटरी जो है उसको बना लिया है। टीवीएस मोटर्स, इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट जो है वो फिलीपींस के मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। अपाची RR 310 और टीवीएस NTORQ 125 जो मॉडल है, इसको उन्होंने लॉन्च किया है। रत्नामणि मेटल्स, कंपनी को ऑयल एंड गैस क्षेत्र से 190 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज के लिए खबर आई है कि राजस्थान प्लांट जो है अस्थायी रूप से इन्होंने बंद किया है। प्रदूषण की वजह से प्लांट जो है उसको बंद किया गया है, इस तरह की खबरें आई है। ब्लॉक डील हुई है ट्राइडेंट में। 78 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। जो आईपीओ है उसमें श्रीराम प्रॉपर्टीज 2.33 टाइम्स भर चुका है। सीई इन्फो सिस्टम्स जो है 2.58 टाइम्स और मेट्रो ब्रांड्स जो है अभी तक 13% भरा है। 13%? 13%। उतना बड़ा अभी तक नहीं है, पहले दिन। चलिए ठीक है। इतने सारे आईपीओ चल रहे हैं, एक में क्या लगा, एक फ्री होगा। टेगा का कल हुआ तो थोड़ा पैसा फ्री हुआ। हाँ। अब देखते हैं फ्रेश कहां पर जाएगा। बट ये है आपके लिए कुछ आईपीओ मार्केट्स के अपडेट। और स्टार हेल्थ पर भी रखिए नजर। सुस्त लिस्टिंग हुई थी, जैसा हमारी चर्चा भी हो रही थी सर के साथ सुबह। उसके बाद थोड़ा रिकवर होकर एकदम सपाट एग्जैक्टली अपने इशू प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कोई ऊपर नीचे बदलाव नहीं है इस काउंटर पर ढेरों स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैं कह रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर आज बाजार में। और आइए, हमारे पूरे दिग्गज एक्सपर्ट्स का पैनल भी है तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, साथ ही विश्वेश जी भी हैं हमारे साथ। करेंगे इनके साथ चर्चा। किरण जी भी जुड़ने वाले हैं और अविनाश जी भी हैं हमारे साथ, जिनसे जानेंगे किस तरह का करना है आपको ट्रेड में एक्शन। एक स्टॉक जो, 2 स्टॉक्स बल्कि, जो आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर थे, सीमेंस और IEX, जबरदस्त एक्शन इन दोनों काउंटर्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट बड़ी मूव्स है, दोनों पर करेंगे चर्चा। पर उससे पहले एक कॉल तैयार है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। स्पेशल पिक है, आइए बिगुल स्पेशल पिक का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि मच अवेटेड ब्रेकआउट है, तो एक स्टॉक है जहां पर मच अवेटेड बड़े वाला रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ मैं, मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस स्टॉक के अंदर रिवर्सल की वेट कर रहे थे। स्टॉक है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, बैन में चल रहा है। तो कैश मार्केट में खरीदारी की राय है। काफी लोग मतलब कि 315 320 की बातें कर रहे हैं। तो टेक्निकली एक बड़े वाला रिवर्सल देखने को मिला है और अब ऐसा नहीं लगता है कि स्टॉक नीचे की तरफ दोबारा 230 235 240 की तरफ जाएगा। तो बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा मच अवेटेड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ओवरवेट खरीदारी की राय है
ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट है दीपांशु। बहुत समय से स्टॉक हमारे रडार पर है, चर्चा हम इसकी लगातार कर रहे हैं और ये हमेशा डेरिवेटिव्स के बैन में रहता है और इसका बैन में रहना शुभ संकेत है। जब तक ये बैन में है इसकी चाल इसी तरह बनी रहेगी और हमारी उम्मीद ये है कि ये स्टॉक आपको 315 के लेवल्स भी दिखा सकता है। इन स्तरों पर बाय करके चलना चाहिए। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 257 रुपए पर 257 पर रखना होगा। पहला टारगेट ही 280 रुपए का 280 का है और ये स्टॉक इवेंचुअली 300 के पार जाएगा। तो 280 के टारगेट के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करें। बिल्कुल, तो 280 का टारगेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर आपको रखना है। बड़ी मूव इस पर भी आती हुई दिख रही है। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक का एक्शन है आज। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो बड़ी मूव्स आपको दिखा रहे हैं। बड़ी मूव्स की बात करें तो एक स्टॉक है सीमेंस। कल भसीन साहब के रेडार पर था, आज सुबह सिद्धार्थ जी भी इसको रेकमेंड करके गए। 9% का जबरदस्त उछाल इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है और डेज हाई पर अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है सीमेंस इस समय। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस काउंटर के लिए। विश्वेश जी भी हैं हमारे साथ। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। जरा सीमेंस का चार्ट देखें। वायदा कारोबार का टॉप गेनर इस समय क्या चल रहा है सर इस काउंटर में? देखिए दीपांशु, एक चीज़ समझनी होगी कि स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन क्लोज दिया है वीकली। मतलब मैं मानता हूं कि शायद 2400 के ऊपर क्लोज देगा। ऑल टाइम हाई है स्टॉक के लिए और अगला जो लेवल है तो मतलब अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म हो गया या कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट है। 2100 टू 2300 की रेंज थी और अगर उसका टारगेट अपसाइड प्रोजेक्ट करे तो मुझे लगता है 2600 के टारगेट बन रहे हैं। यहाँ पे 2400 के कॉल में अभी भी 1.25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, विच मीन द शॉर्ट्स हैज टू कवर। मुझे लगता है क्विकली 2500 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर 2600 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेटर एंट्री ये होगी अगर ये हमको 2400 के आसपास मिले तो। बिल्कुल, तो 2400 के आसपास बड़ी एंट्री आपको मिल सकती है सीमेंस पर एक स्टॉक जहां पर अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है और फ्रेश खरीदारी है सुमित जी का फेवरेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सुमित जी, क्या करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, एक अच्छा मूव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है और स्टॉक मेरे को लग रहा है अभी यहां से और बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे स्टॉक 200 डीएमए लेवल तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर स्टॉक ऊपर में मेरे को लग रहा है 55 रुपए से लेके 58 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट वीक में ही दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। खरीदारी करनी है, अगर ले रखा है तो होल्ड करिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़िया ब्रेकआउट आपको दिखा रहा है। तो कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, डीएलएफ अगेन सुमित जी सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज मोमेंटम में आ रहा है। जेएसपीएल, इस पर खरीदारी हो रही है। एस्ट्रल लिमिटेड भी एक और काउंटर है जहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। आईईएक्स, इस पर भी सुबह सिद्धार्थ जी की तरफ से सुपर सेट का कॉल आया था। वागले साहब, जरा आईईएक्स का चार्ट आप देखें क्योंकि 8% की मूव सीमेंस के साथ साथ इसमें भी आ रही है सर। क्या करना है? दीपांशु, अभी 300 का एक लेवल है जहां पर ये स्टॉक अटक सकता है, तो लॉजिकली थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक कर ही लेना चाहिए। अगर 300 क्रॉस कर देता है तो 320 तक ये स्टॉक जा सकता है। मोमेंटम डेफिनेटली है लेकिन स्टॉप लॉस मैच नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपका 280 का होगा जो बहुत लंबा है एज अ डे ट्रेडर, तो मैं अवॉइड करूंगा। अगर नीचे में किसी ने लिया है नियर 300 एक बार बुक करें। तो ये है आपके लिए आईईएक्स। इस पर भी एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। लॉरस लैब्स, इस पर भी अच्छी खरीदारी इस समय हो रही है। 3.5% की मूव लॉरस लैब्स में भी आई है। किरण जी भी हैं हमारे साथ। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा लॉरस लैब्स का चार्ट देखें। आफ्टरनून दीपांशु, देखिए लॉरस लैब में भी ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से एक अभी मूव आई है ट्रेडिंग के लिहाज से आपका स्टॉप लॉस 521 522 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ आज 540 के आसपास जाने की दमखम ये स्टॉक रखता है। पर अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं और 540 550 के लेवल से एक बार निकल जाते हैं तो शायद ये 580 600 की भी तैयारी होती नजर आ रही है। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके अगर लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करते हैं स्टॉप लॉस 522 का रख के तो मेरा मानना है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है आपके लिए लॉरस लैब्स। काफी सारे काउंटर्स हैं, कुछ जो बाजार काफी समय से इग्नोर कर गया था, भूल गया था, आज फिर से वो मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं। कमिंस में भी देखिए 3% की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। एलएनटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अविनाश जी भी हैं हमारे साथ। अविनाश जी, पिछले 2 दिनों से इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में सर बड़ा एक्शन आ रहा है। कल एलएनटी 2-2.5% ऊपर था, आज सुस्त है थोड़ा, बट सीमेंस, कमिंस, एबीबी, बीएचईएल, इन सभी काउंटर्स में अच्छी मूव आई है सर। क्या चल रहा है? ये सडनली इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में फोकस कहां से आया है सर? दीपांशु, गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली मार्केट्स ये अंदाजा लगा रहा है कि अगर जीडीपी करीबन 9.5% ग्रो करने वाला है तो नॉर्मली हमने देखा है कि
दो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा जीडीपी से प्रभावित होते हैं। एक तो बैंकिंग सेक्टर है और दूसरा कैपिटल गुड्स सेक्टर है। हमको लग रहा है कि कैपिटल गुड्स में ये जो तेजी हम दिख रहे हैं वो आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक जो सिनेरियो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अभी नॉर्मलसी से हो रहा है। तो स्पेशली कंपनीज, अगर हम लार्सन एंड टुब्रो, कमिंस की बात करें, सीमेंस की बात करें, तो इनके ऑर्डर बुक्स रिकॉर्ड हाई पे है। इनफैक्ट सीमेंस की अगर मैं बात करूं तो सीमेंस की जब क्वार्टरली नंबर्स आए थे तभी उनकी रिकॉर्ड लेवल पे ऑर्डर बुक चल रहा है, करीबन 14,000 करोड़ का। तो ये डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन है कि मार्केट्स में अनुमान है कि डिमांड और बढ़ेगी, ऑर्डर बुक और भी बढ़ेंगे, और एग्जीक्यूशन अगर ठीक ठाक होता है तो आने वाले 2 क्वार्टर्स नहीं बट आने वाला साल, दैट इज जो FY 22-23 है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस कैपिटल गुड्स के सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो हमारी राय में ये जो कंपनीज है, यहाँ पे कभी भी कोई भी कारण से कोई भी गिरावट अगर इन्वेस्टर्स को मिलती है तो उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। कैपिटल गुड सेक्टर आने वाले साल में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, तो अच्छी आउट परफॉर्मेंस के लिए कैपिटल गुड सेक्टर हो रहा है तैयार। नजर रखिए, यहाँ पर अच्छी मूव्स आपको आती हुई दिखेंगी। ग्रीव्स कॉटन एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी नजर, अच्छी मूव इस पर भी आ रही है। अभी अभी एक वर्टिकल स्पाइक ग्रीव्स कॉटन पर आते हुए दिखा है। कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें। ग्रीव्स कॉटन कोई राय 150 के ऊपर इस समय? बिल्कुल दीपांशु, एक ब्रेकआउट की जैसी परिस्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है, लेकिन मौजूदा भाव के आसपास ही एक कंजेशन है जहां पर ये आमतौर पर कई बार रुक जाता है, तो थोड़ा और वेट करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार स्टॉक 165 रुपए के लेवल्स को या 162 के लेवल्स को डिसाइसिवली पार कर ले, तब फिर इसमें खरीदारी की सोचें। आमतौर पर इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 160-62 के आसपास काफी सेलिंग आती है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 160-62 पार होगा तो फिर खरीदारी की राय देंगे। तो यह है आपके लिए ग्रीव्स कॉटन। 160 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो अच्छी मूव आएगी। एक इंपॉर्टेंट खबर, और हमने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कई सारी बातें हमें बताई हैं। एक तो भारत को ईवी हब बना रहे हैं, किस तरह के प्लान्स वहां पर हैं, पर एक और इंटरेस्टिंग स्पेस, अभी आपको याद है कुछ समय पहले सरकार की तरफ से ड्रोन पॉलिसी आई थी और PLI स्कीम भी आई है ड्रोन्स के लिए। हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस है। ये जो 120 करोड़ की PLI स्कीम आई है, बजट का आवंटन है, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आगे जाकर यहां पर और बड़े फैसले आते हुए दिखेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए और कई सारे नए एरियाज, नई सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ। आइए एक बार सुन लेते हैं क्या क्या कहा है उन्होंने। ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी इसी PLI 2 का जो बजटरी सपोर्ट दिया गया उसमें 120 करोड़ रुपए का प्रावधान। निश्चित तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि निकट भविष्य में जीवन के हर क्षेत्र में, इवन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सब में ड्रोन का कंसेप्ट बढ़ेगा। तो उस दृष्टि से भी ये एक प्रावधान किए गए हैं, उस पर भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। उसके लिए स्टार्टिंग में एक सपोर्टरी बजट 120 करोड़ का भी उसमें दिया गया तो है। इसमें और भी और अपार संभावनाएं हैं। सबका वेलकम है। टेस्ला ने भी अप्रोच किया है। टेस्ला की जो अप्रोच है उसको इंटरडिसिप्लिनरी जो डिपार्टमेंट में उसके अप्रोच है, उसके आग्रह पर इंटरडिसिप्लिनरी कंसिडरेशन चल रहा है भारतीय प्रावधानों के तहत, उस पर विचार की प्रक्रिया में है। तो ये है आपके लिए ड्रोन पॉलिसी पर मंत्री जी की तरफ से पूरी बातचीत, और सरकार का पूरा फोकस और बाजार का फोकस भी जेन टेक्नोलॉजी पर, जो कि 5% के ऊपरी सर्किट पर ड्रोन बनाने का कारोबार करने वाली ये कंपनी यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है एक और स्टॉक पर, और वो है ग्लेनमार्क, जो आज सुबह सुबह हमारे कई एक्सपर्ट्स के रडार पर आया। सचिन जी ने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी, जय ने भी यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, और सेठी साहब ने भी कल या परसों मेरे ख्याल से 507-508 रुपए के आसपास ग्लेनमार्क खरीदने की राय दी थी। 4% मजबूत है। ग्लेनमार्क पर भी एक बार जरा नजर डाली जाए। किरण जी, ग्लेनमार्क के चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी, ग्लेनमार्क का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है और जो पुराना रेजिस्टेंस था उसके बहुत नज़दीक आता नज़र आ रहा है। तो अभी बाय करने की सलाह नहीं है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, पर लॉन्ग पोजीशंस के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। 522 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है जिसका जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने यू टर्न लिया है, वो लेवल लगभग 538.40 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि उन लेवल्स के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, अभी के लिए होल्ड की सलाह है।
सुमित जी, सुबह का आपका कॉल बड़ा तगड़ा साबित हुआ है। 403 पर आपने कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, 415 425 के आपने फ्यूचर्स के भी टारगेट दिए थे। ऑलमोस्ट 415 के टारगेट के नजदीक पहुंच चुका है, 413.50। क्या करें? प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, टारगेट क्या रखने, जरा बताइए एक बार। अनिल जी, डे ट्रेडर वालों के लिए तो अच्छा मूव है। 10-11 रुपए का मूव अच्छा मूव होता है, तो डे ट्रेडर वाले बुक कर सकते हैं। जिनको पोजिशनल नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड करना है वो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से अभी और ऊपर का मूव आना बाकी है। डीएलएफ में ऊपर में 415 425 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस कैरी करें, अगले वीक और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो और अच्छी मूव आ सकती है डीएलएफ पर। हमारे एक्सपर्ट्स कई सारे स्टॉक्स आज आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। डीएलएफ, सीमेंस, आईईएक्स अच्छी मूव इस पर भी आती हुई दिख रही है। अच्छा अच्छी तेजी बन रही है। एनबीसीसी एक और काउंटर, सीसीएल प्रोडक्ट्स जेएस के बारे में सुबह बात कर रहे थे, मिंदा कॉप ये भी आपको बड़ी तेजी में आते हुए दिख रहा है। तो कैश काउंटर्स में आप एक्शन एक्सपेक्ट करें और बड़ी मूव। थर्मैक्स एक और काउंटर जहां पर अच्छी मूव आ रही है, जो हम इकोनॉमी से जुड़ी थीम के बारे में बात कर रहे थे। विश्वेश जी, जरा इसका भी चार्ट देखें। पिछले 1-1.5 महीने से बढ़िया मोमेंटम में रहा है, यहां से और तेजी बनते हुए देखते हैं थर्मैक्स में। देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट है। आज 4 वीक के साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, तो मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर की वीकली क्लोज इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी नाइस क्लोज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे समबडी वांट्स टू कैरी अ पोजीशन, 1800 के स्टॉप से कैरी करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट नहीं तो भी 2000 के टारगेट्स बन रहे दीपांशु, तो डेफिनेटली बाय है। इट्स अ फॉलो अप बाइंग कमिंग। 1380 का ब्रेकआउट था और वो जो था वो बहुत बड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन था। तो मुझे लगता है दीपांशु यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन लेनी है तो भी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में 2000 और 2175 ये दो टारगेट आ रहे हैं। 2000 और 2175 ये दो टारगेट्स के लिए आप करके चल सकते हैं इसमें खरीदारी। बड़ी मूव थर्मैक्स में आती हुई दिख रही है इस समय। स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में। बजाज कंज्यूमर एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में तो हमें मालूम है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। बजाज कंज्यूमर में भी अच्छी मूव है और 200 का लेवल काउंटर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं बजाज कंज्यूमर, अगर इस पर कोई राय, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की जो आज रीस्ट्रक्चरिंग की खबर आई है, अगर उस पर भी आपका कोई व्यू हो सर तो। इनफैक्ट दीपांशु, बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे रीस्ट्रक्चरिंग आई है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिव है। मार्केट्स ने ऑलरेडी इसको एक थम्स अप दिया है। हमारा मानना है कि जो नंबर्स में बदलाव आएगा वो ऑब्वियसली FY23 से आना चाहिए और डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। प्लस ऑब्वियसली रिस्ट्रक्चरिंग के बाद थोड़ी सी बेनिफिट मार्जिन्स के लिए भी कंपनी को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी भी काफी रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल बजाज इलेक्ट्रिकल्स में रहेगा। प्लस जिस प्रकार का जो ग्रोथ नंबर और वॉल्यूम ग्रोथ हम दिख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, यहाँ पे काफी ऐसे नए प्रोडक्ट्स है जो बजाज इलेक्ट्रिकल लॉन्च करने वाला है, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अभी भी करंट लेवल्स पे हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक भाग चुका है, थोड़ा अगर करेक्ट होता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। रही बात बजाज कंज्यूमर की, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि देखिए इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें हमने सुना है कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिली है। प्लस जिस प्रकार का इनका मार्केटिंग और फ्रेंचाइज नेटवर्क है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक मिल रहा है। इनका डिविडेंड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में होपफुली हेयर मार्केट में, जहाँ पे ये काफी बड़े प्लेयर्स है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ता है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव रहेगा। सबसे बड़ी बात ये काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट देते, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद डिविडेंड या कोई दूसरा कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बात चल रही है। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, थोड़ा इलिक्विड जरूर है, बट डेफिनेटली करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और ये है सारे आपके स्टॉक्स पर एक्शन, पूरा एक्शन। एक और स्टॉक पर कई सारे स्टॉक्स पर आता हुआ दिख रहा है, उन पर चर्चा करें उससे पहले जल्दी से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। जैसे जैसे शेयरों के दाम घटते हुए नजर आते हैं, वैसे वैसे प्रोमोटर्स की तरफ से अपनी कंपनियों के शेयरों में शेयर होल्डिंग बढ़ाने का सिलसिला बढ़ता है। तो कौन से ऐसे कंपनियां जिनके दाम घटने पर प्रमोटर्स वहां पर खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स का भरोसा अपनी कंपनियों पर बरकरार है। देवांशी सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार हैं, चलते हैं देवांशी के पास। देवांशी बताइए।
बिल्कुल, आप देखिए अनिल जी, पिछले अगर 1 से 2 महीने की बात करें तो जब भी देखा है कि एक बड़ा करेक्शन जो भी स्टॉक पे आता हुआ दिखा है, करीब 15% से लेके 22% तक के जो स्टॉक्स में करेक्शन आते हुए दिखे। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे टेम्पररी बेसिस पर जो एफआईआईज हैं उन्होंने बिकवाली की थी, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा जो प्रमोटर्स हैं उनका भरोसा इन कंपनीज पर बढ़ा है और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। निफ्टी की अगर कंपनीज की बात करें तो ग्रासिम और बजाज ऑटो, ये 2 कंपनीज हैं जहां पे लगातार हमने देखा है कि ओपन मार्केट से 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक प्रमोटर ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। यही नहीं, अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर अब तक देखें तो लगभग 120 ऐसी कंपनीज हैं जहां पे प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। निफ्टी में ग्रासिम और बजाज ऑटो है, लेकिन अगर निफ्टी के बाहर की कंपनीज देखें तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पे हिस्सा बढ़ा है वो वेदांता है, जहां पे प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ा है। इसके साथ ही यूपीएल, यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट के जरिए प्रमोटर्स ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। जुआरी ग्लोबल, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिखी। बजाज होल्डिंग्स, एबी कैपिटल और सीएससी इनमें से हैं जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा इस बार पिछले 2 महीने में बढ़ाया है। इसके साथ ही आप देखिए अगर सितंबर क्वार्टर की भी बात करें तो एक बड़ा जंप प्रमोटर की होल्डिंग में आता हुआ दिखा था। LIC हाउसिंग, फिलिप कार्बन, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और तानला प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक्स थे जहां पे प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया। लेकिन निफ्टी और जो बिना निफ्टी वाली जो कंपनीज हैं जहां पे पिछले 2 महीने में बढ़े, वहां पे हम देख रहे हैं वेदांता, यूपीएल और जुआरी ग्लोबल, ये ऐसी कुछ कंपनीज हैं जहां पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। इन सभी में हमने देखा प्रमोटर्स ने बढ़ाया क्योंकि वो 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बढ़ाया है, तो हाल ही में ये स्टेक्स बढ़े हैं। ओके, तो मार्केट में आया करेक्शन, बट प्रमोटर्स इस करेक्शन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग रिसर्च देवांशी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो नजर रखिए कुछ काउंटर्स। यूपीएल हमने देखा बीच में अच्छे एक्शन में भी था, एबी कैपिटल अच्छे एक्शन में रहा है, सीएससी भी ओकेजनली आपको मूव्स दिखाते हैं, और ग्रासिम तो ऑफकोर्स आज हमारे सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर है ही, तो वहां पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हाँ, पर चलिए कुछ और मूव्स जो बाजार में आती हुई दिख रही हैं एक एक करके इन्हीं काउंटर्स पर डाल देते हैं नजर। ग्रासिम इनफैक्ट आज अच्छी मूव दिखा रहा है। एक बार जरा किरण जी से राय भी ले ली जाए ग्रासिम पर। किरण जी, चार्ट पर कोई राय ग्रासिम 1750 के लेवल पर, और जैसा देवांशी बोल रहे हैं रिसेंटली प्रमोटर की तरफ से खरीदारी भी हुई है यहाँ पर। दीप, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन तैयार हो रहा है और मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड बिल्कुल देखने को मिलेगी। अगर अभी लेते हैं तो 1710 1700 के आसपास के स्टॉप लॉसेस होंगे और टारगेट्स के लिए 1850 के आसपास के देखने को मिलेंगे, पर इसके लिए महीने 1.5 महीने चले जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि पोजिशनली एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी ग्रासिम में। पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी करें, ग्रासिम अच्छी मूव इस पर आती हुई दिख सकती है। एक मूव आ रही है हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पर भी, अभी अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। सुमित जी जरा देखें हिंदुस्तान कॉपर को। दिवांशु, मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर आज का क्लोजिंग देखना होगा। 130 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे हिंदुस्तान कॉपर में अगले हफ्ते फिर एक अच्छा मूव बनेगा, जिसमें 140 से लेके 145 रुपए तक का मूव नेक्स्ट वीक में फिर हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकता है। सारे मेटल स्टॉक्स में वैसे भी अभी लास्ट 15 मिनट में मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो हिंदुस्तान कॉपर के अंदर भी अगले हफ्ते एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। 130 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही 140 से 145 तक का मूव देखने को मिलेगा। 140 से 145 के मूव के लिए हो रहा है तैयार हिंदुस्तान कॉपर। रखिए नजर, काफी सारे ऑल स्मॉल कैप्स में अच्छा एक्शन है। निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर होकर निफ्टी भी एकदम सपाट है। पर आइए क्या करना है इंडेक्स पर, ये जानते हैं अनिल जी के साथ 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी में। सर, अभी अभी डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा एक्शन शुरू हुआ है, डेज हाई पर हैं, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है, बट 50 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, 50 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजारों में हल्की सुस्ती है, हल्की गिरावट है, ऐसी भारी गिरावट नहीं, हल्की सुस्ती है। एशिया में आज थोड़ी सुस्ती दिखी थी, जापान और हांगकांग दोनों ही 1% नीचे बंद हुए, और रुपया सर आज 18 महीने के निचले स्तर पर है, जून 2020 के बाद के निचले स्तर पर रुपया, तो थोड़ी परेशानी वहां से है। इंडेक्स पे हल्की सुस्ती है सर, क्या करना है? दीप देखिए 17,450 के आसपास निफ्टी है। दो चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं। पहला तो ये कि फ्यूचर्स अमेरिका के थोड़े ठीक ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी उतार चढ़ाव नहीं है। 50-100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर नीचे ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि थोड़ा मतलब सुस्ती वाला कारोबार रहेगा। चूंकि नेस्डेक कल काफी तेजी से गिर चुका है 2 दिनों में, तो हो सकता है नेस्डेक के फ्यूचर्स इसलिए ज्यादा मजबूत दिख रहे हो, तो वहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। हमारे डेटा का जहां तक सवाल है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 17,200 पर है,
उससे पहले 17,400 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वो लगभग बराबर वाला है, हाईएस्ट के बराबर ही है 39 लाख शेयरों का, और वहां 22 लाख शेयर पुट में आज जुड़े हैं। तो पहली चीज तो ये कि आप 17,400 के नीचे आज बंद नहीं होंगे, ये कंफर्ट, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि 17,500 के ऊपर भी बंद होने की इच्छा निफ्टी की आज नजर आ नहीं रही, क्योंकि 17,500 के कॉल पर 51 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 17,500 पर पुट भी हैं 31 लाख शेयर। तो 17,500 के आसपास जब आप पहुंचेंगे तो आपको वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत बिकवाली आती हुई नजर आएगी। सो मेरे ख्याल से वही 17,500 17,550 आपके लिए हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, और 17,425 के आसपास खरीदारी की रेंज है। अगर आज 17,500 के ऊपर बंद होता है तो आप सोमवार के लिए और खरीदारी करके जा सकते हैं। ये एक बदलाव है स्ट्रेटेजी में कि अगर 17,500 के ऊपर बंद होता है, और आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, जबकि सुबह पुट कॉल रेशियो हाई था, थोड़ा सा भले ही क्वांटम में कम हो, तो क्वांटम में कम होने की वजह से हम थोड़े से गिरे और वापस रिकवर हो गए। अब पुट कॉल रेशियो आपका घटकर 1.2 पर आ गया, 22 बेसिस पॉइंट घटा, तो अब वो पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट से न्यूट्रल कैटेगरी में आ चुका है, इसलिए अब नीचे के लेवल पर खरीदने में हर्ज नहीं है, बाजार हल्के हो चुके हैं। सो मेरा ये समझना है या तो 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग पर खरीदें, या 17,400 425 के आसपास आए तब खरीदें, और अगर डे ट्रेडर के तौर पर है तो 17,500 550 की रेंज में प्रॉफिट बुक भी करें निफ्टी पर। जो भी हो आपकी पोजीशन खरीदारी की हेज करके चले, 17,200 का आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लें ताकि आपकी हेजिंग बरकरार है। अब आइए बैंक निफ्टी, यहां थोड़ी समस्या है दीप, और समस्या क्या है, 37,000 से थोड़ा सा नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, और 37,000 के लेवल पर ही पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 37,000 के पुट पर 16 लाख शेयर है और कॉल्स पर 18 लाख शेयर है, और दोनों हाईएस्ट है, यानी कि 37,000 के लेवल को कशमकश के तौर पर देख रहे हैं। तो 36,900 के नीचे की क्लोजिंग खराब होगी और 37,000 37,100 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी होगी। तो बैंक निफ्टी पर मैं न्यूट्रल हूं, मैं देखना चाहता हूं बैंक निफ्टी की ताकत बनती है या नहीं बनती, लेकिन जिस तरह से निफ्टी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग के वक्त 17,500 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले। तो आज की क्लोजिंग ज्यादा अहमियत वाली होगी, 3:20 पर मैं आपको और बताऊंगा कि क्या कुछ रहता है, लेकिन बैंक निफ्टी पर मेक और ब्रेक वाला मामला है 37,000 पर। निफ्टी मुझे लगता है 17,400 के नीचे नहीं जाएगा, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। जी दीप। ओके, तो 17,400 बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए, वहां से आपको गिरावट नहीं आएगी, बट बैंक निफ्टी थोड़ा आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। आशा करते हैं निफ्टी का एक्शन बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाए। थोड़े डाउ फ्यूचर्स भी सुधरे हैं, आज शाम को अहम डेटा भी आने वाला है यूएस से, उनके इन्फ्लेशन का 40 साल के उच्चतम स्तर पर रह सकता है, तो नजर रखेगी। थोड़ा ग्लोबल मार्केट फैक्टर्स भी हैं जो आज आपको इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे, पर हमारे बाजारों में मिड कैप बैंक्स, स्मॉल कैप बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, यहां पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि एक एक करके अब ये सारे काउंटर्स एक्शन में आ रहे हैं। यूनियन बैंक 2% ऊपर, अभी अभी एक मूव इस पर आती हुई दिखी है। इसके साथ ही पीएनबी, यहां पर रखिए नजर। कुछ और मिड कैप बैंक्स जहां पर आपको रखनी है नजर, साउथ इंडियन बैंक और जेएनके बैंक, यहां पर भी आपको अच्छी मूव्स आती हुई दिखी हैं। यूनियन बैंक पर एक बार जरा बंसल जी से राय ली जाए। बंसल जी जरा देखें, यूनियन बैंक अभी अभी एक स्पाइक आया, बल्कि सारे पीएसयू बैंक्स में थोड़ा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। दीपांशु, बिल्कुल राय मिलेगी यूनियन बैंक पर, बट एक बिगुल के बाद पहले बिगुल की गुजारिश है दीपांशु। बिल्कुल सर, और बिगुल है तैयार राकेश जी कुनाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, यूनियन बैंक ही है हमारा पिक, और इसके अंदर देखें तो एक नेकलाइन टूट रही है, एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट 48 रुपए 48 रुपीज के ऊपर देखने को मिला है। नी लेवल्स की चर्चा आपने करी थी, तो एक बड़े वाला रिवर्सल यूनियन बैंक में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो अचूक बाण है दीपांशु हमारे तर्कश में, जिस पर जब जब हमने कॉल दी है वो निशाने तक गई है, और वही पैटर्न यहां बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट हुआ है 48 रुपए के ऊपर, 48 के ऊपर यूनियन बैंक में ब्रेकआउट हुआ है, बाय करके चलने की राय है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट कुछ 51-52 रुपए का बनता है, तो इन स्तरों पर बाय करने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रख लें 48 से 10 पैसा नीचे 47.9 पर। ऊपर पहला टारगेट होगा 50 रुपए 50 पैसे का, और 51 रुपए 50 पैसे का दूसरा लक्ष्य होगा। खरीदारी की राय है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक इसको जाने ना दे हाथ से, बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु बैंकिंग स्टॉक ही है और ये छोटे वाले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 55 रुपए 50 पैसे, 55 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका सिंबल है बैंक इंडिया। ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद लोअर लेवल्स पे पिछले 7 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है और आज स्टॉक में एक मोमेंटम बन रहा है। तो अगले हफ्ते में बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 60 रुपए से लेकर 64 रुपए तक के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 52 रुपए 53 रुपए के आसपास है। 53 रुपए का स्टॉप लॉस भी बहुत हो गया। 53 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करें। अगले हफ्ते तक ये स्टॉक के अंदर 60 रुपए से लेकर 64 रुपए तक के लेवल देखने को मिलना चाहिए। एक अच्छी करेक्शन के बाद पुलबैक का जस्ट शुरुआत है, तो इस पुलबैक के अंदर 10 रुपए का मूव मेरे को लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मूव आ सकता है और बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स पर रखिए नजर, यहीं पर अब आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जो अनिल जी भी कह रहे थे कि एक रिकवरी के आसार आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अब अपनी लॉसेस कम करते हुए 37,000 का लेवल रिक्लेम करने की तैयारी में। आइए चलते हैं विश्वेश जी के पास, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, बैंक निफ्टी 7,000 का कॉल ऑप्शन अभी 355-300 के आसपास मिल रहा है। 20 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और बड़े बड़े टारगेट हैं। मुझे लगता है अगर जो मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूँ वो प्ले आउट हुआ तो बैंक निफ्टी अपसाइड में आपको एटलीस्ट 480, 600 और 750 के टारगेट दिखाएगा 37,000 कॉल पे। तो ये था ट्रेड। लॉजिक ये है कि डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका था बैंक निफ्टी में और गैप को रिटेस्ट कर रहा था, मतलब ऊपर जाने के बाद हम वापस वहीं आ रहे थे और आज हमने एग्जैक्टली 36,800 पे सपोर्ट लिया, हम वहां से निकल रहे हैं। दैट मींस लास्ट 2 दिन का जो ये कंसोलिडेशन है ये सम सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूएशन है एंड बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 37,800। वेरी वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। 37,000 के कॉल में 18 लाख शेयर है और 37,000 के पुट में 16 लाख शेयर है। मुझे लगता है कॉल अनवाइंडिंग होगी और कल के दिन में हम आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में मूव देखेंगे। तो बैंक निफ्टी 37,800 लगता है अगले वीक में। तो बैंक निफ्टी का 37,000 का 16 दिसंबर का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। बैंक निफ्टी यहां पर 37,000 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलें, यह है आपके लिए विश्वेश जी की राय। इस समय स्टॉप लॉस 220 का लगाएं, मिल रहा है आपको 335 के लेवल पर। टारगेट 480, 600 और 750। तो यहां पर बड़ी मूव विश्वेश जी को आती हुई दिख रही है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है और एक एक करके बैंक्स पर भी एक्शन है। देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, सन टीवी में मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 553, 552 का करंट भाव है। 550 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है ये 570 तक ये मूव में जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 549 का होना चाहिए, 550 के थोड़ा नीचे। और पहला टारगेट 565 जो शायद आज के दिन में ही आ सकता है। दूसरा टारगेट 570, 572, 575 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो सन टीवी पर है वागले साहब का भरोसा, इस पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो नजर रखिए, ब्रेकआउट काफी सारे स्टॉक्स में आ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अपनी ऑलमोस्ट पूरी लॉसेस रिकवर करते, सिर्फ 50 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी भी पूरा रिकवर करके 17,500 के बेहद करीब। तो बाजार में वॉलेटाइल सेशन विद इन रेंज आपको इंडेक्स और बैंक इंडेक्स पर आते हुए दिख रहा है इस समय। देखते हैं अब यहां से रिकवरी और बढ़ती है कि नहीं। जैसा अनिल जी अभी कह रहे थे, रिकवरी के पूरे हैं आसार। अब पर आइए कुछ और स्पेसेस जहां पर रखनी है नजर, और रियल एस्टेट से जुड़ी एक स्पेस जहां पर आपको रखनी है नजर, वो है कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टील का इस्तेमाल होता है। यहां पर दामों में आप एक बड़ा उछाल आते हुए दिख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, इसके बारे में मानसी हमें बता रही है। मानसी बताइए क्या है ये ट्रेंड। बिल्कुल दीपांशु, जैसे जैसे हम देख रहे हैं रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिल रही है, उसके साथ ही कनेक्टिंग सेक्टर्स जैसे सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, स्टील, वहां पर भी दमदार एक्शन हम देख रहे हैं क्योंकि उसकी मांग में भी लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन स्टील की अगर बात करें, पिछले 6 सालों में कंस्ट्रक्शन स्टील ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और इनकी कीमतें जो हैं पिछले 6 सालों में 117% की बढ़ोतरी देख चुकी हैं। जी हाँ, 117% तक का अपटिक। इसमें अब वायर, रॉड, प्लेट्स, टीएमटी बार जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज आते हैं, वो सारे मटेरियल हैं जिसकी मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक एक करंट प्रोडक्ट्स की मांग और कीमतों में कितनी बढ़त आई है वो भी बताऊंगी, लेकिन आपको बता दें सरकार ने आयरन ओर और स्टील की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कई सारे कदम उठाए हैं और पिछले बजट में ही नॉन अलॉय, अलॉय और स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटी को घटाया गया था। तो काफी कुछ सरकार भी कर रही है जिसके चलते रियल एस्टेट को एक सहारा मिलता हुआ दिखा और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि उनके कनेक्टिंग सेक्टर्स जो है इवेंचुअली उनकी भी मांग बढ़ती हुई दिख रही है। कंस्ट्रक्शन स्टील प्रोडक्ट्स की कीमतें एक एक कर मैं बता
रही हूँ। सबसे ज्यादा कीमत जिसकी बढ़ी है प्लेट्स, मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया 117% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। टीएमटी बार्स पिछले 6 साल में 102% बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं वायर रॉड्स की अगर बात करें 80% की बढ़त। जीबी शीट जो कि एक शीट होती है कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, उसमें भी बढ़ोतरी हमने करीब 94% की देखी। और कुछ कॉइल्स होते हैं 4 कॉइल्स और सीआर कॉइल्स, उनकी कीमतें भी 15% और 8% तक की बढ़ोतरी देख रही हैं। इन्हीं के चलते उन कंपनियों पर जो कि स्टील और कंस्ट्रक्शन स्टील पर्टिकुलरली में फोकस करते हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, इलेक्ट्रो स्टील, एपीएल, अपोलो जैसी तमाम कंपनियों पर इसके चलते फोकस होना चाहिए। तो ये है आपके लिए स्टील कंपनीज और कंस्ट्रक्शन में जिन कंपनीज के स्टील का इस्तेमाल होता है वो आपको एक्शन में आती हुई दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग बात हमें मानसी बता रही है। और आज वैसे भी मेटल काउंटर्स में आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से भी कुछ एक्सपेंशन रिलेटेड कमेंट्स थोड़ी देर पहले आए हैं, तो मेटल स्पेस पर रखिए नज़र। आज ऑफकोर्स इतने सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेटल्स में उतना फोकस नहीं गया है, बट इंटरेस्टिंग खबर मेटल्स के लिए भी आपके सामने आती हुई दिख रही है। वैसे रियल एस्टेट की बात निकली है तो एक रियल एस्टेट काउंटर भी फोकस में आया है और सभी की पसंद है। सेठी साहब हो, सुमित जी हो, अनिल जी हो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अच्छी मूव इस काउंटर पर आ रही है और एक फ्रेश स्पाइक हमने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर आते हुए देखा। जरा नजर डालिए इस पर। 2-3 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, आज फिर से मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अभी अभी एक स्पाइक आया है। 2 दिन पहले चार्ट कॉर्नर पिक भी था। बंसल जी जरा राय दें, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2 दिन कंसोलिडेट करके अब फिर से मूवमेंट में आ रहा है। बिल्कुल दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में एक अच्छा बेस बना हुआ है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक नीट क्लीन क्लियर स्टॉप लॉस दिख रहा है 168.5 का, और एक बढ़िया वाला टारगेट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टारगेट 188 189 का दिख रहा है। तो खरीदारी की राय है आईबुल रियल एस्टेट पर। बिल्कुल खरीदारी की राय है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। देखते हैं अब ये जो ब्रेकआउट आया है ये कहां तक सस्टेन करता है। पर विश्वेश जी के पास एक और कॉल है तैयार, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए स्टॉक है कोटक बैंक और कोटक बैंक का 1900 का कॉल ऑप्शन 52-53 के आसपास मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। देखिए दीपांशु, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत जो नीचे आया था उसमें बहुत बड़ा रोल कोटक का था, बिकॉज कोटक हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड। और वो अगर आप रिसेंटली भी देखोगे तो कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक इसने रिसेंटली रैली नहीं की और ऊपर से काफ़ी नीचे हुआ है। एक्सेसिव शॉर्टिंग है। अगर आप ओवरऑल कॉल देखोगे तो 74 लाख कॉल शॉर्ट है ओवरऑल और 38 लाख पुट शॉर्ट है। दैट मीन्स पीसीआर इज ओवरसोल्ड ऑन कोटक। और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो 1900 के कॉल में आज भी 3.5 लाख शेयर का राइटिंग हुआ है। मुझे लग रहा है स्टॉक ओवरसोल्ड है, स्टॉक सपोर्ट पे है, मल्टीपल लोज के आसपास है। तो 1900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 51-52 की रेंज में। यहाँ पे छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखेंगे 40 रुपीज़ के आसपास का। मुझे लगता है 75 और 95 ये 2 टारगेट के लिए कोटक बैंक का 1900 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू एड अ फ्यूल टू बैंक निफ्टी ऑल्सो। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल हैव अ सपोर्ट फ्रॉम कोटक एंड इट विल गो हायर टिल 37,800। पूरे रिकवरी मोड में है बाजार और बैंक्स इस रिकवरी को लीड आपको करते हुए दिख सकते हैं, तो नजर रखिए इस पर। इस बीच बैंकिंग संशोधन बिल पर कैबिनेट नोट जारी, तो ये एक्सप्लेन करता है क्यों आप सारे पीएसयू बैंक्स पर इतनी बड़ी मूव आते हुए देख रहे हैं। एक न्यूज़ ट्रिगर भी एक तरह से यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। जो बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन डाइवेस्टमेंट की बात चल रही है उसके लिए बैंकिंग एक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तो उसके संशोधन के लिए जो कैबिनेट है वहाँ से नोट जारी होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कैबिनेट नोट जारी किया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे पीएसयू बैंक्स पर एक्शन आ रहा है। 2 पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है सरकार, जिसकी वजह से ये बदलाव भी किए जा रहे हैं। अविनाश जी, ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन का पूरा प्लान है और इसलिए पीएसयू बैंक्स भी फोकस में आ रहे हैं। कोई पीएसयू काउंटर जो आपको पसंद हो और स्पेशली इस प्राइवेटाइजेशन से जुड़े जो कुछ नाम सामने आए हैं सर? देखिए मुझे लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को अगर हम देखें तो 1-2 बैंक्स जो अभी वेल पोजिशनड है, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये छोटे बैंक्स है जो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका सेल निश्चित है। अभी थोड़े समय में, थोड़े टाइम में इनका अनाउंसमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में अगर किसी को सस्टेनेबल रिटर्न्स चाहिए, ये तो इवेंट ड्रिवन कॉल्स है, तो ये ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स इवेंट देख के पोजीशन ले सकते हैं। बट फ्रंट लाइन में मुझे लग रहा है कि अभी भी एसबीआई बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे चल रहा है
मेरा अनुमान है कि तीसरा क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि कॉर्पोरेट ग्रोथ जो है वो बहुत समय के बाद अभी पॉजिटिव हो चुकी है, जो सेकंड क्वार्टर में उन्होंने देखा नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनके मार्जिन और इनके लोन बुक के ग्रोथ पे आएगा। तो एसबीआई को इग्नोर मत करिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी बन सकता है। बट छोटे बैंक्स में मैं समझता हूँ सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोजीशंस जिन्होंने नहीं बनाई वो भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये इवेंट अनफोल्ड होता है और प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये बैंक्स आर वेल पोजिशन टू टेक द एडवांटेज। तो नजर रखिए पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफ कोर्स सबसे सामने इसका नाम आता है, सेंट्रल बैंक, आईओबी, यहाँ पर भी हमारा फोकस बना हुआ है और इन सभी काउंटर्स पर आप ये इम्पैक्ट देख रहे हैं इस खबर का, जो संशोधन बिल के लिए कैबिनेट नोट जारी किया गया है। आइए सुमित जी भी एक कॉल दे रहे हैं बिगुल, उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही रीजन था, इसीलिए सभी बैंकों के अंदर मोमेंटम बना था। तो बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब जो दूसरा बैंकिंग स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 92 और स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पिछले 10 दिनों के हाई लेवल पे आ चुका है। अगला हफ्ता फेडरल बैंक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। खरीदारी करें, स्टॉक पिछले बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन के बाद अब जस्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर ऊपर में 96 रुपए से लेके 98 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 90 रुपए और 89 रुपीज के आसपास है, तो 90 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फेडरल बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में 96 रुपए से लेके 98 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में फेडरल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा फेडरल बैंक। तो खरीदारी कर सकते हैं फेडरल बैंक में, ये है आपके लिए राय, जिसकी वजह से आप सारे बैंकिंग पैक में एक्शन देख रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, बट बढ़िया एक्शन इस स्पेस में आपको आते हुए दिख रहा है। और इस संशोधन बिल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, इसके बारे में मैं आपको बताएंगे, बट पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि बड़ा खबर का ट्रिगर यहाँ पर आपके लिए अभी अभी बनते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। पंशु, यही स्पेस में कॉल है, कैन बैंक क्लियर कट ब्रेकआउट है, 222 हो गया। एक्चुअली मैंने स्पॉट किया था तो 21 रुपए 25-30 पैसे था, अभी भी ले लीजिए, नीचे आता है ऐड करिए। मुझे ये 230 तक जाते हुए दिखता है, आपका स्टॉप लॉस 219 होना चाहिए। तो कैनरा बैंक एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर, 230 का टारगेट, 219 का स्टॉप लॉस, आप यहां पर अच्छी मूव आते हुए देख सकते हैं। तो एक एक करके पूरे बैंकिंग स्पेस पर ही आपको रखनी है नजर और अच्छा एक्शन, बढ़िया मूव्स यहां पर आती हुई दिख रही है। पर नजर आपको रखनी है करेंसी मार्केट्स पर भी, क्योंकि रुपए पर आज आपने एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है और थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी कि रुपए में क्या चल रहा है। थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उसके बाद आपको बताएंगे कि रुपए में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं। पर आइए पहले भसीन साहब से करते हैं बात और जान लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स भसीन के हसीन शेयर्स में। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। दमदार एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट्स में आ रहा है और ढेरों स्टॉक्स बड़े बड़े मूव्स दे रहे हैं। एक बार तो अपनी कॉल्स का अपडेट दें सर, कहां का टारगेट सेट हो गए? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो देखिए, कल आपको सीमेंस दिया था, आज 10% ऊपर है। अडानी पोर्ट 720 वाला 790 बिक गया। बॉश 17,000 का टारगेट। गेल आज का टॉप परफॉर्मर है। कल आपको मदरसन सुमी दिया था 225-232 बिक गया। और बैंक देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक, दोनों आपने टारगेट से आगे। गोदरेज प्रॉपर्टी, उसके अलावा आपको मैंने कैडिला कहा था वो, और आज का गेल। यूनियन बैंक मेरी कैश की कॉल थी, देखिए वो भी 40-50 हो गया, 43 में दिया था, उसमें मैं अभी भी कहता हूँ 70 रुपए का भाव आएगा। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल भसीन साहब, बताएं सर। तो पहले तो लीजिए, बैंक्स में ये संशोधन का मतलब सबसे बड़ा गेनर होएगा पीएनबी, 40, 40.5, मैंने पहले 39.5 में भी किया था। नाउ कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 39.30 which was the original price. Look for target of 43. PNB would be the best pick. You can also buy Can Bank, but because Can Bank has gone up, 217-18 में अच्छा है, बट PNB तो अभी ले लीजिए। कैन बैंक 17-18 में मिले तो लीजिए। 13 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट। और सबसे दिग्गज शेयर जो लेना चाहिए HDFC 1810 का भाव है, 2755 का स्टॉप लॉस,
2,950 से 3,000 का भाव। मैं रीइटरेट करता हूं, फॉर मी द स्टॉक ऑफ 2022 विल बी HDFC। HDFC पर बड़ा भरोसा भसीन साहब का, 2950 और 3000 के टारगेट्स, और पोजिशनली तो और भी मूव आ सकती है। साथ ही कैनरा बैंक अगर डिप पर मिले तो खरीदारी करें 225 के टारगेट के लिए, और PNB करंट लेवल्स पर भी खरीद लीजिए 43 के टारगेट्स के लिए। ये भसीन साहब की तरफ से बेहतरीन पिक्स आती हुई दिख रही हैं। तो तीनों फाइनेंशियल स्टॉक्स, जिसमें से दो हैं PSU बैंक्स, जहां पर आपको एक्शन भरपूर आते हुए दिखेगा। तो अब PSU बैंक्स ही आपके सबसे बड़े फोकस में होने चाहिए, और PNB जिसके बारे में भसीन साहब बात भी कर रहे हैं, नजर रखिए उस पर। 3% की मूव आपको इस पर आती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर भी आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। अच्छी एक्शन में आपको ये सारे काउंटर्स आते हुए दिखेंगे। तो PSU बैंक्स अब बाजार को लीडरशिप देने के रोल करते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्टर है, और इस संशोधन बिल की बात आने के बाद PSU बैंक्स की चाल ही आपको बदलती हुई दिख रही है। पर हाँ, PSU बैंक्स में तो अच्छा एक्शन है ही, और सारे काउंटर्स मूव कर रहे हैं। बट जो हम बात कर रहे थे रुपये की, 1.5 साल के निचले स्तर पर रुपये आपको लुढ़कते हुए दिखा है। क्या चल रहा है रुपये पर, और ऑफ कोर्स इस बड़ी गिरावट के बाद आपको कहां पर रखनी है नजर, आइए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो 1.5 साल के सबसे निचले स्तर पे रुपये पहुंच चुका है, और मोर देन रुपये की गिरावट ये डॉलर की मजबूती है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि रुपये में इस तरह का दबाव देखने मिल रहा है। जाहिर सी बात है, फेड के जो हॉकिश कमेंट्स है उसके बाद कहीं ना कहीं डॉलर में आपने देखा कि मजबूती आते हुए दिखाई दी, और उसी का इंपैक्ट जो है रुपये पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे इस तरह की गिरावट देखने मिली है। अब रुपये में गिरावट का सबसे खराब इंपैक्ट तो हमारी इकोनॉमी पे होता है, क्योंकि इसके चलते जो इम्पोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और हमारे देश में काफ़ी कुछ इम्पोर्ट करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा विदेशी फंड्स जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और आप वैसे भी देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, शायद इसी अंदेशे के चलते जो FIIs है वो लगातार बिकवाली भारतीय बाजारों में करते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से रुपये में अगर और गिरावट आती है तो विदेशी पैसा जो है वो और बाहर जा सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा फायदा इसमें IT सेक्टर को होता है, और एक एनालिसिस के मुताबिक अगर 1% भी रुपये में उतार चढ़ाव होता है तो उसका करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो IT कंपनीज है उनके मार्जिन्स पे फर्क पड़ता है। यानी कि अगर रुपये मजबूत होता है तो उनको गिरावट होती है, अगर रुपये में गिरावट आती है तो IT कंपनीज के मार्जिन्स में सुधार आता है, क्योंकि इनकी काफ़ी हद तक रेवेन्यू जो है वो बाहर से आती है और डॉलर डिनोमिनेटेड रहती है। और ऐसा ही हाल फार्मा कंपनीज का भी होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर, याद रखिए अब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करता है, तो उनको बहुत बड़ा फायदा होता है रेवेन्यूज़ में। और साथ ही साथ अगर रुपये यहाँ से कमज़ोर होता है तो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है उसको और तूल मिलता है। विदेश से तो बाहर लोग आते ही, इंडिया में आते ही है, लेकिन इंडिया से लोग जो बाहर जाने वाले रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं देश में ही ट्रैवल करने का सोचते हैं। वैसे भी अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, तो वैसे भी लोग इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो IT, फार्मा, टूरिज्म, टेक्सटाइल, इन कंपनीज को तो फ़ायदा होता है। नेगेटिव है ये खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे यहाँ जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट होता है। पेंट कंपनीज, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल कच्चा तेल है, वहाँ इम्पैक्ट होता है। बैंक्स के लिए भी ये नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके चलते इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है, तो इसके लिए बैंक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है। ऑटो कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये भी इंपोर्ट करते हैं, और जिन कंपनीज पे ज़्यादा फॉरेन डेट है ना उनके लिए नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय एयरटेल एक कंपनी है जिसके ऊपर काफ़ी फॉरेन डेट है, तो इन कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए है। सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर किसी के लिए है तो IT और फार्मा कंपनीज के लिए, और अब तो टेक्सटाइल कंपनी के लिए भी है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी को भी हमें ध्यान में रखना है, और फ्लोज सबसे बड़ी बात तो है। वैसे ही FIIs का मूड खराब है, यहाँ से और गिर गया, ये भी एक एडिशनल फैक्टर बन रहा है उसके, राइट। हाँ, तो और मूड खराब हो सकता है। बंसल जी ने तो 77 के पोजीशनल टारगेट्स दे ही दिए हैं। बट अविनाश जी, गिरावट हो रही है रुपए में, कितनी चिंता की बात है? ऑफ कोर्स कहां पर करना चाहिए फोकस इस गिरावट की वजह से सर? वीक होता है तो इनके अर्निंग्स के लिए एक ऑटोमेटिक एक्रेशन होता है। लेकिन जो इंपोर्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है वहां पे दिक्कतें हो सकती है, स्पेशली जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं या जिनका ज्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है, वो सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा, और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तो इमीडिएटली उसको पास थ्रू करने में कंपनीज को दिक्कत होती है। तो जहां पे भी इंपोर्ट्स कम से कम 40-50% इंपोर्टेड सोर्स से आते हैं, वहां पे ऐसी कंपनीज को एटलीस्ट फिलहाल के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर रुपया और वीक होता है तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ऐसी कंपनीज को देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और IT, यहाँ पे डेफिनेटली एटलीस्ट इन द नियर टर्म जो भी इंक्रीमेंटल बेनिफिट आएगा करेंसी का, वो उनके मार्जिन्स में डेफिनेटली दिखाई देगा। तो ये मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए। IT, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल्स,
ये एटलीस्ट नियर टर्म के लिए अच्छे अपसाइड टैग कैंडिडेट्स रहेंगे। होपफुली अगर रुपया थोड़ा सा और यहाँ से कमजोर होता है। तो नजर रखिए रुपए वीकनेस, और आईटी स्टॉक्स भी डेज हाई पर आ रहे हैं, रुपी डेज लो पर है। आईटी स्टॉक्स भी अब मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए ऑफ कोर्स अच्छी खबर है। इस बीच बैंक निफ्टी पूरी रिकवरी कर 37,100 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। सही वक्त है स्वागत करने का जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, जबरदस्त रिकवरी बाजार में, बैंक निफ्टी भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है, निफ्टी में भी एक्शन है, बताएं क्या करना है इस समय। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल दीप, मॉर्निंग में यही व्यू था कि निफ्टी रेंज में रह सकता है 17,500 एंड 17,400, और आप देखिए पूरा दिन 17,400-500 के रेंज में निकाला। इनफैक्ट यही कहा था कि अगर उसके ऊपर अर्ली क्लोज आता है तो हमें मोमेंटम देखने मिलेगा, एंड इसलिए ग्लैंडमार्क दिया था जिसमें एक अच्छा मुनाफा हुआ ट्रेडर्स को। बट देन बैंक निफ्टी का दीप, मैंने ये भी कहा था कि 36,900 का कॉल ऑलरेडी हमारा ओपन है कल के क्लोजिंग सेशन से, एंड आज भी ओपन है। अभी भी मैंने कहा था कि क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि 36,800-900 के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए, एंड वही हमें देखने मिल रहा है। इनफैक्ट वहां से बैंक निफ्टी वहां तक गया और क्लोज उसके नीचे आप नहीं आ रहा। देखिए 36,800 के लेवल्स ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने, अब 37 के ऊपर आ चुका है। सो बैंक निफ्टी का तो हमारा कॉल ओपन है, वहां पे बने रहे, बिकॉज क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, वहां पे बने रहे आप। निफ्टी पर अब तेजी करने की सलाह है, 180 का कॉल, 180 पर खरीदे आप। 17,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इन द मनी है। ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 385-400, और वही लेवल अभी भी मेंटेन कर रहा है। सो 17,400 का कॉल खरीदे निफ्टी का, 180 पर मिल रहा है दीपांशु, यही 16 दिसंबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे दीप स्टॉप लॉस नीचे पे लगाना पड़ेगा, करीब 134 पर, 134 पर आप स्टॉप लॉस लगाए, 180 पर खरीद के। ऊपर का जो पहला टारगेट इसका दीपांशु बनकर आ रहा है, डेट वुड बी 230। नेक्स्ट टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है वो है 259। सो 230-259 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद के चले। निफ्टी का 17,400 का कॉल ऑप्शन, 17,400 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है। इस बीच थोड़ी देर पहले विश्वेश जी ने बैंक निफ्टी पर 37,000 के कॉल खरीदवाया था 335-340 के लेवल्स पर। विश्वेश जी, वहां से तो अच्छी रिकवरी आ गई है, टारगेट्स आ गए सर, या किन लेवल्स पर है? एक बार जरा इस कॉल का रिवीजन दें। देखिए दीपांशु, हमारे कॉल देने के बाद ऑलमोस्ट 330 के लेवल के बाद बैंक निफ्टी का जो 37,000 का कॉल था उसने 460 का हाई बनाया, 445 का हाई बनाया। मुझे लगता है यहाँ पे और ख़रीदारी करनी चाहिए। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी 36,800 पे सपोर्ट ले रहा है और जिस हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पे छोटा सा कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, मुझे लगता है दीपांशु मंडे के सेशन में शायद हम 400-500 पॉइंट अप रह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी में और ख़रीदारी करनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये 3 बैंक है जो मुझे लगता है वेट ऐड करेंगे। और कोटक अगर गिरना भी बंद हो गया तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी अपने आप चल जाएगा। तो दीपांशु, और मेरे हिसाब से और खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 37,400-800। बैंक निफ्टी और बड़ी मूव के लिए हो रहा है तैयार। नजर रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर है बढ़िया रिकवरी, और बैंक निफ्टी तो पूरा रिकवर भी हो गया, वापस हल्की सी गिरावट आई ऊपर से, बट अच्छा एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है। आइए किरण जी के पास चलते हैं। बिल्कुल किरण का कमाल। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं किरण जी। दीप, एस्ट्रल पे मेरा एक ऑप्शन कॉल रहेगा कि जो ऑप्शन के जरिए आपको ये पोजीशन लेके चलनी चाहिए। मेरा व्यू लगभग 8 से 10 दिनों का रहेगा, यानी इस सीरीज के लिए कंसिडर कर लेना चाहिए। एस्ट्रल में बहुत बढ़िया कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मेरे टारगेट्स 2350, 2380, लगभग इधर से 100 रुपए की अपसाइड देने की क्षमता ये स्टॉक लगा रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको 2250 का इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो कि अभी 85-86 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। इधर लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 65 का होना चाहिए, आराम से लेना है, कुछ जल्दबाजी नहीं है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर आप 8-10 से 15 दिन देते हैं तो आपको कैजुअली 150 का रेट देखने को मिल जाना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में काफी फेवरेबल है एस्ट्रल का।
2250 का कॉल ऑप्शन, 65 का स्टॉप लॉस, 150 के टारगेट्स। एस्ट्रल, इस पर रखनी है नजर, ये भी काउंटर तेजी में आ रहा है। एस्ट्रल, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, दोनों, इन तीनों काउंटर्स में, और बर्जर पेंट्स भी सुबह मैं देख रहा था काफी बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, तो रेडार पर रखें ये सारे के सारे काउंटर्स। आइए सुमित जी के पास भी चलते हैं, बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, डीएलएफ के बाद अब जो दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे आया है, जो भी अगला हफ्ता बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 2090 का अभी भाव चल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर मूव देखने को मिला नहीं है, लेकिन अब ये स्टॉक यहां से मूव करेगा और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ अगले हफ्ते में दिखाएगा। खरीदारी करें, 2025 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो मेरे को लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो है 2170 से लेके 2200 रुपए तक के। अभी जस्ट इनिशियल लेवल है जब ये गोदरेज प्रॉपर्टी तेजी का मूव का शुरुआत कर रहा है। यहां से ये बहुत बढ़िया मूव दिखाएगा। 2170, 2200 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे मेरे। पोजीशन टारगेट और भी ऊपर के हैं। 2025 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें अगले हफ्ते में 2200 तक के टारगेट्स के लिए। 2200 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। रियल एस्टेट काउंटर्स पर मूव आ रही है। ओबरा रियल्टी पर अभी हमने मूव देखी। डीएलएफ एक्शन में गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की भी हम बात कर रहे थे। तो आज ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़िया है और लगभग सभी सेक्टर से कोई ना कोई स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी गेन्स, अच्छी मूव दिखा रहे हैं। पिक ऑफ द डे ये भी देने के लिए तैयार है। हालांकि अब पिक ऑफ द डे है मंडे को, तो हम पिक ऑफ द वीक लेते हैं, तो ये पिक ऑफ द डे रहेगा या पिक ऑफ द वीक, ये अब पिक ऑफ द डे है मंडे को, तो हम पिक ऑफ द वीक लेते हैं, तो ये पिक ऑफ द डे रहेगा या पिक ऑफ द वीक, ये जानते हैं राकेश जी कुणाल जी के साथ। बताएं सर, पिक ऑफ द डे माने या फिर अगले हफ्ते के लिए पिक ऑफ द वीक लेकर चलें? दीपांशु, ये पिक ऑफ द वीक भी है, पिक ऑफ द ईयर भी है, और काफी बड़े बड़े टारगेट्स तो सब लोगों ने दिए हुए हैं। फॉरेन ब्रोकरेजेस ने, हमने भी दिए हुए हैं। स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है और स्टेट बैंक में उससे ज्यादा रिकवरी आई है। टेक्निकली अगर आप इसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म चार्ट देखें तो उसके अंदर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। तो एसबीआई पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत ही स्ट्रांग है दीपांशु, और शॉर्ट टर्म चार्ट्स में करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है, और यही सबसे आइडियल सिनेरियो होता है खरीदारी का। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पॉजिटिव हो, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में करेक्शन पूरा होता हुआ दिखे, और स्टेट बैंक में बिल्कुल यही सूरत हाल है। बाय करके चलने की हमारी राय है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो रखना है 487 पर। 487 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 510 रुपए का, 510 का। दूसरा टारगेट 513 रुपए का। तो 510, 513 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक में खरीदारी करें। 510, 513 के टारगेट के लिए एसबीआई पर करनी है आपको खरीदारी। नजर रखिए, इस काउंटर पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक एक करके पीएसयू बैंक से यहीं पर जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। पर एक और स्टॉक जहां पर आपको रखनी नजर, ये इंटरेस्टिंग नाम है, लंबे समय बाद ये थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में से एक है और वो है कार ट्रेड। जब से लिस्ट हुआ इसने पैसे नहीं बनाए, बट अगर आज आप रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज की बात देखें तो सबसे आगे कार ट्रेड ही दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ है सडन रिवर्सल? एक तो जब से आया है तब से अब तक क्यों परेशान रहा है काउंटर, और अब क्या यहां पर आगे वक्त बदलने के लिए तैयार है? जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, कार ट्रेड इंटरेस्टिंग स्टॉक लेकर आए हैं आप, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे थे कि पैसे बनाए नहीं हैं, इनफैक्ट पैसे गंवाते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट जिस भी इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पे, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, अगर उस टाइम पे भी इन्वेस्ट किया होगा तो 1599 रुपए में लिस्ट हुआ था। 1618 का इशू प्राइस था, और उससे लेकर आप देखिए 7 दिसंबर यानी कि इसी महीने इसने ऑल टाइम लो बनाया है करीबन 880 रुपए का, यानी कि इशू प्राइस से लगभग 45-46% पर ये जो है नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। इनफैक्ट आज सुबह भी जब हम देख रहे थे तो काउंटर ऑलमोस्ट फ्लैट था, पर कहीं ना कहीं जो खबरें निकल कर आ रही हैं और जो रुझान हमें समझ आ रहा है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई। आप देखिए FY22 में लगातार दूसरा तिमाही ऐसा था इनका जहां पर इन्होंने घाटा पोस्ट किया था। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो ये IPO लेकर आए थे इसमें पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो OFS का था, यानी कि कोई भी पैसा जो है कंपनी के अंदर उसके एक्सपेंशन के लिए नहीं जाता हुआ नजर आया था। और तीसरा बड़ा कारण इसमें यह है
है कि जो लो बैरियर्स टू एंट्री है, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, तो लार्जली अगर किसी के पास बड़ी फंडिंग आ जाती है कोई भी नए ऐप के पास, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो क्लियर कट बढ़ता हुआ बहुत फास्ट पेस पर आता हुआ नजर आ सकता है। पर दूसरी तरफ आज सबसे बड़ी बात जिसकी बढ़ने के कारण है वो है सिटी का व्यू। आप देखिए सिटी की रिपोर्ट ये आती हुई नजर आई है, इन्होंने इनिशिएटिंग कवरेज की है यहाँ पर 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए, तो डेफिनेटली मौजूदा भाव से भी काफी अच्छे खासे गेन्स की एक्सपेक्टेशंस है। और ये इसके पीछे 4-5 कारण ये साइड कर रहे हैं। सबसे पहला तो अगले 5 सालों में ये मान रहे हैं कि आय में करीबन 18% की सालाना ग्रोथ आने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही सिटी दूसरा पॉइंट ये मान रहा है कि जो ऑटो रिटेलिंग ओवरऑल इकोसिस्टम है वहां पर काफी अच्छी डिजिटाइजेशन जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आगे भी ये डिजिटाइजेशन का जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से डिजिटल इंडिया का भी फेस है, उससे काफी बड़ा सपोर्ट जो है ओवरऑल इंडस्ट्री को मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरी बड़ी चीज यहाँ पर कंपनी के विज्ञापन से तो आय आती ही है, साथ ही जो ये लीड जनरेशन करते हैं उससे भी काफी कन्वर्जन होते हुए दिखे हैं। तो लीड टू सेल्स रेशियो अगर इंप्रूव फर्दर होता है तो कंपनी के जो डीलर स्तरों पर आरपूज है वो क्लियर कट इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही कंपनी ने नए सेट ऑफ फ्रेंचाइजी बेस्ड मार्केट प्लेस मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे एक फिजिकल लेवल इंटरेक्शंस भी इनफैक्ट कस्टमर्स जो हैं वो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक ओमनी चैनल प्रेजेंस करने की कोशिश अब कार ट्रेड की बनती हुई नजर आ रही है, और इसी वजह से शायद इनको काफी ज्यादा जो पॉजिटिविटी है सिटी को नजर आ रही है, और 1130 रुपए के टारगेट वो देते हुए दिख रहे हैं। बड़ा टारगेट, काफी बड़े टारगेट है। आप देखिए 960 के लेवल्स पर अभी ये दिख रहा है हमें, और सुबह हम देख रहे थे तो ऑलमोस्ट 900 के लेवल्स पर ही था। 900 के लेवल से बड़ी मूव आ रही है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं सर, कार ट्रेड जब से आया तब तक परफॉर्म नहीं किया, बट अब सिटी कह रहा है कि शायद वक्त बदलने के लिए तैयार है इसका। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए जो अभी डिजिटाइजेशन से गाड़ी खरीदते हैं इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कम से कम 3-4 सालों में जिस प्रकार का डिजिटाइजेशन कार के रिटेलिंग बिजनेस में होने वाला है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट जैसे कुशल ने कहा है कि बहुत मल्टीपल यूजर्स है जो अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और ये जो 18-19% का ग्रोथ सालाना कर रहे हैं, ये तो उससे भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखाने की काबिलियत ये कंपनी रखती है। हालांकि ये बिजनेस नया है बट डेफिनेटली एसेट लाइट बिजनेस है, और एक बार ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली स्केल अप होता है तो जैसे दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनीज में हमने देखा है कि बहुत तेजी से वैल्यूएशंस रीरेट हो गई है, वैसे ही सिचुएशन कार ट्रेड में होने की संभावना है। बट इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार ये बिजनेस स्केल अप होता है तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में तो हम सभी जानते हैं कि इंक्रीमेंटल खर्चे कुछ नहीं होते और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत तगड़े होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकता है। ओनली जरूरत है थोड़ा सा लंबा निवेश करना यहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए राय। जहां तक कार ट्रेड की बात है, लंबे निवेश के लिए अच्छा मौका है, फिलहाल रिकवरी भी इस पर अच्छी आती हुई दिख रही है। अविनाश जी, एक और स्टॉक जिस पर आपसे राय लेनी है, क्योंकि आपका भी भरोसा सबसे ज्यादा इस काउंटर पर रहा है, अंडर परफॉर्म भी जब इसने किया तो आपने कहा था खरीदिए, अच्छे मौके हैं, वो है M&M। पर उससे पहले एक बार जरा निफ्टी पर डालिए नजर। पूरी रिकवरी के साथ 17,500 के ऊपर निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव टेरिटरी में है, 37,100 का लेवल, तो निफ्टी पर भी अब रिकवरी हो गई है। इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो काफी उतार चढ़ाव वाला दिन रहा है, बट 17,500 3:05 पर निफ्टी रिक्लेम करते हुए दिख रहा है। तो जो अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी में कह रहे थे कि 17,400 का भरपूर सपोर्ट है और अब निफ्टी रिकवरी के आसार दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही आप होते हुए दिख रहे हैं। और पिछले कुछ मिनटों में करीब 70 पॉइंट्स की रिकवरी आपने निफ्टी पर आते हुए देखी है। बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स और जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिखा है, तो बढ़िया एक्शन इस समय बाजार में आपको आते हुए दिख रहा है। एशियन पेंट्स, ग्रासिम, यहां पर अच्छी मूव आ रही है। टीसीएस अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एक्शन में आ रहा है। आईटीसी कल के 4.5% की अपमूव के बाद आज थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, और इन दिग्गजों से आप देख रहे हैं बाजार को सहारा भी मिल रहा है। एसबीआई तो ऑफकोर्स 1% ऊपर, अभी सभी एक्सपर्ट्स की यहां पर पॉजिटिव राय बनती हुई दिख रही है। पर अविनाश जी, M&M इस हफ्ते का जरा चार्ट भी पुल अप करते हैं। M&M पर आज भी अच्छी तेजी देख रहे हैं सर, ये पूरा हफ्ता अच्छा रहा है M&M के लिए, आपका लगातार भरोसा रहा है। कल जियो बीपी के साथ भी इन्होंने कुछ करार किया है, जरा बताएं सर, सडनली M&M पर बाजार का जो फोकस बना है इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि पहली बात तो इनका कोर बिजनेस जो है ऑटोमोटिव का, ट्रैक्टर का, यहाँ पे डिमांड ऑन ग्राउंड पे अभी भी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ऑटो बिजनेस में तो इनके काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे महिंद्रा थार है जिनका वेटिंग पीरियड करीबन 7 से 8 महीने का है। कंपनी ने ये क्लियरली कहा है कि डिमांड बहुत अच्छी है। अभी जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो दिसंबर के बाद होपफुली क्लियर होने के बाद नॉर्मल सी आने की अपेक्षा है प्रोडक्शन लेवल्स में।
लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जेवी इन्होंने जियो के साथ किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा ने पहले भी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल और अपने एनालिस्ट मीट कॉल में कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो काफी फोकस्ड रहेंगे, काफी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और डेफिनेटली जैसे होल्डिंग कंपनी है तो दूसरे जो सब्सिडरीज है जो लिस्टेड है वहां से भी कंपनी को मदद मिलती है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर निवेश करना है आने वाले साल 1.5 साल के लिए तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। सबसे लो बीटा स्टॉक है और सबसे बेहतरीन मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल है अगर लंबा निवेश किया जाए। बिल्कुल, तो अगर लंबा निवेश किया जाए तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है इस काउंटर में आपके लिए। नजर रखिए MNM अच्छी मूव आई है और अविनाश जी का तो लगातार इस पर भरोसा भी रहा है। पर ग्रैन्यूल्स इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। और जय, मुझे याद है कल 335 का कॉल आपने खरीदवाया था ग्रैन्यूल्स पर, अभी 345 के लेवल पर फ्यूचर्स में स्टॉक आते हुए दिख रहा है। तो कल की कॉल का भी अपडेट दें और अब आगे की मूव बताएं ग्रैन्यूल्स की। बिल्कुल दीपांशु, ये जो हमने कॉल ऑप्शन दिया था 335 पर, वहां पे अगर ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर ट्रेल करना हो तो ट्रेल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो हिसाब से इसमें एक एज एंटिसिपेटेड एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूव और भी एक्सटेंड होगा। पहले तो मेरे टारगेट जो बनकर आ रहे हैं इसके 352 के, हमने कल भी दिए थे कि 352 के लेवल्स पहले हमें देखने मिलेंगे। और अब जो हिसाब से आज एज एंटिसिपेटेड मूव देखने मिल रहा है, मेरा ये मानना है कि 352 के लेवल्स के अगर ऊपर जाता है तो ये सीधा जाएगा 400 रुपए तक, 400 के लेवल्स तक भी जा सकता है। ऐसा डिस्क्लेमर में ये कहूंगा दीपांशु कि आज हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड भी किया हुआ है पोजिशनली इक्विटी कैश में खरीद कर रखने के लिए 400 के टारगेट्स के लिए। 400 के टारगेट्स के लिए क्लाइंट्स को भी डिलीवरी लेकर कहा है और जय का भरोसा भी है। वागले साहब की भी कल क्लोजिंग शो की पहली पिक थी और वागले साहब 3 में से 2 टारगेट्स तो आ गए। अब अगले लेवल्स की बात बताएं, कोई अगर स्टॉप लॉस रिवीजन हो आपकी तरफ से वागले साहब। दीपांशु 340 के नीचे का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। आई थिंक ये 355 358 तक जा सकता है। 58 तक जाने की तैयारी है। ग्रैन्यूल्स पर जबरदस्त एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। पर एक्शन एक और काउंटर में है। सुस्त लिस्टिंग हुई थी पर उसके बाद थोड़ी रिकवरी करके अपने इशू प्राइस के करीब ही ट्रेड कर रहा है और वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। राकेश झुंझुनवाला साहब की बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर और हमने देखा 6% नीचे हुआ बट उसके बाद रिकवर होकर अपनी इशू प्राइस के करीब ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात करी, आइए सुन लेते हैं एक बार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद राय क्या कह रहे हैं कंपनी के आगे ग्रोथ आउटलुक को लेकर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा लिस्टिंग के उतार चढ़ाव के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, निवेशकों के लिए क्या संदेश है? हमें बहुत खुशी है कि ये कंपनी जो 15 साल पहले इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई थी, आज पहली कंपनी है जो लिस्ट हुई है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो आगे चल के कंपनी का काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज ले, इसलिए कंपनी काफ़ी काम कर रही है इसके ऊपर। अभी हम बात करें पूरा नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो 30 कंपनियां हैं वहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस में करीब 15% तक का शेयर है, तो इसको कहाँ तक ले जाने का प्रयास रहेगा और उसके लिए किस तरह के आप एफर्ट्स लेंगे, क्या डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्या नई ऑफरिंग होगी? तो स्टार हेल्थ कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है, जैसे आपने बताया 15.8% मार्केट शेयर है हमारा और रिटेल हेल्थ में हमारा 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो रिटेल में हमारा फोकस है और हम उस पर काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इनोवेट कर रहे हैं, नए मार्केट्स को खोल रहे हैं। जैसे हमने एक रूरल वर्टिकल क्रिएट किया है ताकि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, तो हम रूरल मार्केट्स में जाके हेल्थ इंश्योरेंस को का प्रोपेगेंडा करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हेल्थ पॉलिसी लेना चाहिए। आगे चलते आप देखेंगे कि बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो स्टार हेल्थ कंपनी पहले से ही काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में काफ़ी मशहूर है। जैसे हमने डायबिटिक लोगों के लिए एक पॉलिसी लॉन्च किया, पीपल विद कैंसर, पीपल विद कार्डियक, तो ऐसे पॉलिसीज़ काफ़ी इनोवेट कर रहे हैं और आगे चलते भी काफ़ी लॉन्च करेंगे ऐसे। ओके, तो बड़े प्लान्स हैं, बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आएगी कंपनी। लिस्टिंग सुस्त हुई बट उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं इसे या फिर इंश्योरेंस में बाकी कोई काउंटर्स पर आपकी राय? थोड़े कंसोलिडेशन जोन में रहा है, थोड़ा कोविड की वजह से क्लेम्स भी ज़्यादा रहे हैं, क्या राय रखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि लंबे अवधि के लिए मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है और स्टार हेल्थ हम समझते हैं कि देखिए वैल्यूएशन आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूर खींचा हुआ था,
लेकिन जिनको लंबी अवधि के लिए अपनी पोजीशन मेडिकल इंश्योरेंस में बनानी है, उनको इस स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा मानना है कि जैसे जैसे नॉर्मल सी आएगी वैसे वैसे जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो हिट रेट है वो काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा। ऑलरेडी कंपनी ने भी कहा है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, तो आने वाले 1-2 साल कंपनी के लिए काफी स्ट्रांग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जरूर आएगा, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो कोई भी इनका इग्नोर नहीं कर सकता। और 15-16% का मार्केट शेयर कोई एक कंपनी कमांड करती है तो डेफिनेटली इनके नंबर्स में आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में जो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहते हैं वो शायद ये स्टॉक ना खरीदे, लेकिन जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है मेरे ख्याल से डिप पे ये जरूर खरीदे। ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है जो अच्छे खासे रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा। तो ये है आपके लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। जबरदस्त एक्शन इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक्शन में हिंदुस्तान कॉपर भी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे सुमित जी के साथ। आई थिंक सचिन जी ने भी पिछले हफ्ते एसपीएल मिड कैप्स में इस स्टॉक के बारे में बात करी थी। 6% ऊपर आपको इस समय हिंदुस्तान कॉपर आते हुए दिखेगा। तो एक एक करके स्टॉक्स आपको एक बड़ी मूव, बड़ा ब्रेकआउट दे रहे हैं इस समय। और इस बीच जय की तरफ से भी एक और कॉल है तैयार, बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, आई थिंक कल के परसों बजाज फाइनेंस पर हमने कॉल दिया था, वहां पे अच्छी तेजी हमें देखने मिली थी और वहां पे सारे टारगेट हासिल हुए। अब दे रहा हूं मैं बजाज फिनसर्व 17,750 का कॉल खरीदे। इसका एक रेंज दूंगा इसका दीपांशु, इसमें रेंज देना जरूरी है बिकॉज थोड़ा बिडास में डिफरेंस होता है। बट 465 से लेके 480 ये रेंज में आप बजाज फिनसर्व, या तो 465 से लेके 485 की रेंज में खरीदे बजाज फिनसर्व का आप 17,750 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपका पहला टारगेट जो बनेगा दीपांशु वो 615 का होगा। सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 740, 615 एंड 740। ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे इसको। एंड नीचे जो इसका सपोर्ट तो मैं स्टॉप लॉस कहूंगा जो बनकर आ रहा है वो रहेगा 360 का। तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बजाज फिनसर्व में दीपांशु बनकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनांस में तो अच्छा मूव हमें देखने मिला है, अब फिनसर्व में भी अच्छा मूव देखने मिलना चाहिए। इनफैक्ट ऊपर में जो लेवल्स देख रहा हूँ वो है 18,350 से लेके 18,550। सो 18,350, 18,550 ये स्पॉट में लेवल्स देख रहा हूँ दीपांशु। अगर ये हासिल होते हैं देन हमारे टारगेट्स इजीली अचीव हो जाने चाहिए। और जो हिसाब से काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से भी, टेक्निकली भी अगर हम देखें तो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये रिवर्स हो रहा है। सो इतना तो बाउंस बैक हमें प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंसेस तक देखना मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक रिवर्स हो रहा है। बजाज फिनसर्व पर रखनी है नजर। 17,750 का कॉल खरीदे, 465 से 485 की रेंज में। ये राय आपके लिए आ रही है जय ठक्कर की तरफ से। आइए वागले साहब के पास चलते हैं। बिल्कुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, डीएलएफ कैरी करना चाहिए बीटीएसटी में। 420 का एक इंपॉर्टेंट लेवल इसने तोड़ा है, 5% ऊपर है। मुझे लगता है ये स्टॉक ऑफ मंडे तो हो सकता है, नेक्स्ट वीक की बात छोड़ो, बट मेरे को मंडे मॉर्निंग में ही एक 435 438 तक के का व्यू बैठता है। 415 का स्टॉप लॉस, 435 टू 438 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। एक एक करके बड़ी मूव्स आ रही हैं। रियल एस्टेट काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। पर एक्शन हमने देखा है वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में भी। हालांकि इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में है, बट बढ़िया मूव आपको दिखाते हुए गया है। एस्कॉर्ट्स की भी एंट्री हुई थी। नजर रखनी है इन दोनों काउंटर्स में क्या और कोई बदलाव हो सकते हैं मंडे के लिए। आइए जानते हैं बैन से बेनिफिट में देवांशी के साथ। बताएं देवांशी, कोई और फ्रेश एंट्री होगी? फ्रेश एंट्री जैसे कि कल हमने देखा था शायद आज भी हो सकती है, लेकिन एकदम बॉर्डर लाइन पर है आइडिया। अभी भी बॉर्डर लाइन पर है। आज चांसेस थोड़े से ज्यादा है क्योंकि 95% की पोजीशन उसने क्रॉस की है, 96.5% है, तो आज चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं कि मंडे को बैन में आ सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए एस्कॉर्ट्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये दोनों बने रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। कोई भी शायद वोडाफोन आइडिया आ जाए, वोडाफोन आइडिया एंटर कर सकता है। और कोई काउंटर यही बस। ओके, तो एस्कॉर्ट्स की हुई है एंट्री, बना रहेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग। हालांकि कल के हिसाब से थोड़ी पोजीशंस कम हुई हैं, बट अभी भी बैन में बना रहेगा। और साथ ही
पूरी संभावना है कि वोडाफोन आइडिया आपको बैन में आते हुए दिखे। कल कोशिश कर रहा था, आया नहीं, देखते हैं क्या आज क्लोजिंग के बाद जो डेटा आएगा इसमें कैसा इस पर विश्लेषण दिखता है। एक्शन है भरपूर इन सभी काउंटर्स में, नजर रखिएगा। कैडिला के लिए भी अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छी खबर आई थी, एक ड्रग है जिसकी वजह से उन्हें अप्रूवल मिला था, स्टॉक में थोड़ा मूव आया बट ऐसी कोई बड़ी मूव आती हुई नहीं दिखी। बट कैडिला भी एक और काउंटर है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। कुछ केमिकल स्टॉक्स पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अभी मैं देख रहा था दीपक नाइट्राइट पर आपने थोड़ी खरीदारी आती हुई देखी थी। SRF भी सुबह से थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखा था। नजर रखिए, केमिकल स्टॉक्स भी थोड़ी रिकवरी के आसार आपको दिखा रहे हैं। इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट पर एक बार राय ली जाए किरण जी की। किरण जी, कोई कॉल दीपक नाइट्राइट पर? सर, दीपक नाइट्राइट पे बिल्कुल एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते ये स्टॉक लगभग 2440 2450 के लेवल्स टेस्ट करने देना चाहिए। इधर मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस लगभग अभी के लिए 2320 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। और दीप, मेरे लिए एक बिगुल बजवाई एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी वापस एक बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एक बढ़िया ऑप्शन स्ट्रेटेजी किरण जी की तरफ से। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बढ़त आपको सोमवार को देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज बाय करके चलना चाहिए। और मेरे कैश के टारगेट्स लगभग है 5600 5650 के। तो ऑप्शन के जरिए अगर बाय करते हैं तो ऑप्शन में आपको 5550 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो कि अभी 225 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 190 का और टारगेट्स रहेंगे लगभग 320 350। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी के जरिए अगर चलते हैं तो बहुत बढ़िया फायदा होता नजर आएगा। और एस्ट्रल जो थोड़ी देर पहले दिया था वो डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन का भी प्रीमियम डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज आउट परफॉर्मिंग काउंटर रहेगा, जहां पे आपको एग्रेसिवली ऑप्शन स्ट्रेटेजी के जरिए ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिस पर आपको किरण जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। और ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करके जाएं। डेज हाई पर है काउंटर, 3% की तेजी दिखाता हुआ 5550 की कॉल खरीदनी है, ये राय ले रहे हैं आपको किरण जी इस समय। तो चलिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी आपको रखनी है नजर। आज अगेन आई थिंक सुबह भी सिद्धार्थ जी इस काउंटर पर बात कर रहे थे, तो काफी सारे कॉल आज सिद्धार्थ जी के हैं जो आपको जबरदस्त एक्शन दिखा गए हैं। पर जय, 2 कॉल आपके भी जो जबरदस्त एक्शन में रहे, सुबह दोनों पर आपसे बात हो रही थी। मिंदा कॉर्प 6-6.5% ऊपर और CCL प्रोडक्ट्स 5% ऊपर, जो आज सुबह इन दोनों काउंटर्स पर आप कॉल दे रहे थे। जय जी दीपांशु, पहले तो मैं निफ्टी का भी कहूंगा। निफ्टी 180 पर हमने दिया दीपांशु, 17400 का कॉल और 221 हो गया, तो वहां पे भी 40-41 पॉइंट का एक अच्छा मूव आया। और जहां तक मिंडा कॉर्प का सवाल है, परफेक्टली एज एंटिसिपेटेड एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिला है। एंड मेरा ये मानना है कि देखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स तो प्रॉफिट बुक ही कर सकते हैं, बट पोजिशनल ट्रेडर्स बिल्कुल बने रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे टारगेट्स है इसमें हासिल होने चाहिए, बिकॉज एज एंटिसिपेटेड एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया। जहां तक CCL प्रोडक्ट्स का सवाल है, मैंने तो ये भी देखा कि टाटा कॉफी भी एक अच्छे मोमेंटम में आज। एंड CCL प्रोडक्ट्स में जैसे ही ऑन दी अपसाइड 416-17 ये रेंज निकलेगी दीपांशु, यहाँ पे मोमेंटम और बढ़ेगा। सो आई थिंक बने रहे। एंड अगर 417 के ऊपर आता है तो अग्रेसिव ट्रेडर्स तो और ऐड कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, तो बने रहिए और अग्रेसिव ट्रेडर्स और यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। CCL प्रोडक्ट्स पर अच्छी मूव है। टाटा कॉफी भी आपको अच्छे एक्शन में आ रहा है। टी स्टॉक्स भी आपको अच्छा मूव दिखा रहे हैं। हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन बनते हुए दिखा है। अविनाश जी, कोई राय रखते हैं इन बेवरेज काउंटर्स पर, टाटा कॉफी, CCL, टी स्टॉक्स, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कॉफी प्राइसेस पर अविनाश जी एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए, टाटा कॉफी और CCL प्रोडक्ट्स ये दोनों ही विकल्प बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आया है, हमको लग रहा है कि शायद तीसरी तिमाही और आने वाला साल जो FY 22-23 रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। टाटा कॉफी तो वैसे भी स्टैंड अलोन बिजनेस से भी अवेलेबल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्योरली अगर कॉफी प्ले लेना है और प्रोसेस्ड कॉफी लेना है तो CCL प्रोडक्ट्स विल बी अ बेटर चॉइस। यहाँ पे इनके पास B2C वाले प्रोडक्ट्स भी अभी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो वियतनाम वाली यूनिट से आता है, जहाँ पे काफी
टैक्स इंसेंटिव्स भी कंपनी को मिलते हैं। तो CCL प्रोडक्ट्स पहला और उसके बाद टाटा कॉफी, ये दोनों ही विकल्प में अगर कोई पोजीशन लेना चाहे कम से कम नेक्स्ट अगले 6-8 महीने के लिए, तो काफी अच्छी अपसाइड अभी भी पॉसिबल है और अच्छे खासे रिटर्न्स देने की पॉसिबिलिटी देते हैं। बिल्कुल, तो बढ़िया रिटर्न्स इन काउंटर से आपको आते हुए दिख सकते हैं, नज़र रखिएगा। CCL प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफ़ी दोनों ही अच्छे मूव में आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर पर हम वैसे मूव आते हुए नहीं देख रहे हैं। 1-2 दिन पहले इस पर भी थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट किया था, आया भी था, बट उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। टाटा कंज्यूमर एकदम सुस्त है, इस पर कुछ एक्शन नहीं आया है, बट रखेंगे नज़र। बढ़िया मोमेंटम जो बाकी काउंटर्स में आ रहा है वही आज आप एंजॉय करें। ऑरेकल फाइनेंस, इस पर भी आज सुबह बात हो रही थी और अच्छी मूव इस पर भी आपको आती हुई दिख रही है। हमारा SIP स्टॉक भी है। राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से आपके लिए 10 की कमाई का आइडिया भी था, तो नज़र रखिएगा, इस काउंटर पर भी अच्छी मूव दिखाते हुए आपको गया है ये। GSPL, इस पर भी एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, करीब 2-2.5% की मूव अभी अभी आई है। तो ऑयल एंड गैस से जुड़ा ये भी एक काउंटर है जहां पर आपको मूव आ रही है। तो अच्छी बात आज के बाजार की ये है कि आपको बढ़िया रोटेशन दिखाए। काफ़ी सारे इग्नोर्ड स्टॉक्स वापस एक्शन में आते हुए दिखे हैं, काफ़ी सारे सेक्टोरल मूवर्स आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिखे हैं, तो यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। विश्वेश जी, एक राय जरा ITC पर दे दें, क्योंकि कल एक बड़ा ब्रेकआउट आया था और आज अच्छी बात है कि इसने कंसोलिडेट करा है। मूव नहीं आई बट फिर भी लेवल्स नहीं तोड़े हैं ITC में, तो क्या एक फ्रेश एक्शन एक्सपेक्ट करें? 14 तारीख को इनका इन्वेस्टर डे भी है जहाँ पर बाजार की नज़र रहेगी। देखिए, ये बहुत ही हैवी स्टॉक है दीपांशु, हाईली ओवर ओन स्टॉक है, रिटेल ओन करता है। आप मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कल, तो इसका जो ऑप्शंस का स्ट्राइक ऑप्शन है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझेगा कि एवरी नेक्स्ट स्ट्राइक पे मेमथ OI है, और जब इस तरह से मेमथ OI ऑप्शन में होता है तो अंडरलाइंग मूव करके रुक जाता है। एवरी 1 रुपीज़ पे स्ट्राइक है। तो 240 में दीपांशु 3 करोड़ 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। कल डेफिनेटली एक अच्छा मूव आया था, लेकिन मेरे हिसाब से 240 के ऊपर जाए तो फिर कुछ बुलिशनेस कंटेम्पलेट करनी चाहिए, या फिर 230 के आसपास मिले जहां पे 87 लाख पुट साइड हुआ है तो ऐड करें। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच इज अ बेटर स्टैंड, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। बिल्कुल, बेटर ऑप्शंस आर देयर इन द मार्केट, तो वेट एंड वॉच रहेगा, या फिर फिलहाल जाने भी दें ITC को। बट अच्छी बात है कि कल एक बड़े मूव के बाद आज इस काउंटर पर अच्छी मूव आई है। कमेंट्स, इस पर भी अच्छी मूव रही है। वागले साहब, इस पूरे हफ्ते ही एक्शन में रहा है। 950 के लेवल्स पर आपने इसे आइडेंटिफाई करा था, उससे पहले सिमी जी भी 940 के लेवल्स पर इसे राय देके गई हैं। आज 980 के लेवल्स पर रहा है। मुनाफा बुक करें सर, या फिर कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए ये पोजीशन, क्योंकि अच्छी गेंस ऑलरेडी दिखा चुका है? दीपांशु, अगर 1-2 दिन के व्यू से लिया गया है, क्योंकि हमने परसों शायद रिकमेंड किया था, ट्यूसडे को रिकमेंड किया था, तो बुक कर ले, क्योंकि 1000 पे इसका एक पहला टारगेट है जो आ गया है ऑलरेडी। 999 का टॉप बनाया है आज, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं तो ये 1040-50 तक भी जा सकता है, तो पोजिशनली होल्ड करें। आपका स्टॉप लॉस 950 का होना चाहिए। ओके, तो पोजिशनली होल्ड किया जाए, स्टॉप लॉस 950 का होना चाहिए, बट अच्छी मूव आपको कमेंट्स दिखाते हुए गया है। कुणाल जी, SBI कार्ड्स में क्या हो गया सर? कल एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, आज भी कमजोर रहा है, 3-3.5% नीचे, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। ये जो 2 दिनों में भारी गिरावट आई है, क्या समझे सर चार्ट को देखकर? देखिए दीपांशु, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि गिरावट गहराएगी, ऐसा मैंने कहा था, और आज इसमें और आपको गिरावट आते हुए दिख रही है। लेकिन आज एक चिंता का विषय यह है कि एक मेजर सपोर्ट था इस स्टॉक के लिए 930 रुपए के आसपास, वो भी भंग होता हुआ नजर आ रहा है, और अब बहुत मुमकिन है कि आपको 900 से थोड़ा नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में अभी खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है। नीचे के लेवल्स पर दोबारा से इसमें खरीदारी के बारे में सोचेंगे तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, पहले इसका ये फॉल कंप्लीट हो जाने दें, बेस बनेगा तो फिर खरीदारी के बारे में सोचें। ओके, तो पहले फॉल कंप्लीट होने दीजिए, फिर बेस बनेगा तो खरीदारी की आप राय यहां पर ले सकते हैं। नजर रखिए इस पर। आरती ड्रग्स, इस पर भी रखिए नजर कि एक बड़ा ब्रेकआउट आरती ड्रग्स के काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बजिंग स्टॉक था, उसके बाद से देखिए और एक बड़ी मूव आरती ड्रग्स में आपको आती हुई दिखी है, और 7% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, जरा राय दें, यूजुअली रेडार पर आता नहीं आरती ड्रग्स। दीपांशु, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक अगले हफ्ते में यहां से एक अच्छा मूव दिखा सकता है, तो 600 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 625 का दूसरा टारगेट बनेगा, तो पोजीशंस होल्ड करके जा सकते हैं। ओके, 600-625 के लिए पोजीशंस होल्ड करके जाएं। आज काफी सारे कैश स्टॉक्स में आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट आते हुए दिखे हैं, पर चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं।
दमदार एक्शन वाला दिन रहा है। इंडेक्स के लेवल पर देखेंगे तो आपको सपाट क्लोजिंग दिखेगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, बट जिस तरह से एक्शन रहा है और स्पेशली पिछले आधे घंटे में जो इंडेक्स और इंडेक्स से जुड़े स्टॉक्स में रिकवरी आई है वो शानदार रही है। 37,100 का लेवल होल्ड करते हुए निफ्टी दिख रहा है 17,500 के आसपास, 37,100 पर बैंक निफ्टी और 17,500 के आसपास निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग आने की तैयारी में है। एशियन पेंट जबरदस्त एक्शन में, ये पूरा हफ्ता अच्छा रहा है एशियन पेंट्स के लिए, आज भी 3% ऊपर। ग्रासिम में अच्छी खरीदारी, एसबीआई सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल आती हुई और साथ ही एसबीआई लाइफ इसमें भी अच्छा एक्शन। बीपीसीएल यहां पर भी खरीदारी, एमएनएम अगेन अच्छा हफ्ता रहा है स्टॉक के लिए। टीसीएस यहां से भी सहारा, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और टाटा स्टील यहां पर भी थोड़ी खरीदारी। ब्रेथ देखेंगे तो 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिखेगा। टाइटन करीब 1.5% कमजोर, डिविज लैब पर कमजोरी, एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलएनटी, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, इन्फोसिस और एचयूएल यहां पर भी आपको वीकनेस आती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, ढेरों स्टॉक्स थे यहां पर जो एक्शन में थे। 8.5% का दमदार उछाल आपने आईईएक्स पर देखा है, सीमेंस 7% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 5% की तेजी, डीएलएफ, पॉलीकैब, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ओबरॉय रियल्टी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कैनरा बैंक, पीएनबी, ग्लेनमार्क, एस्ट्रल, डेल्टा कॉप, कमिंस, ग्रैन्यूल्स, पिडलाइट, इन सभी काउंटर्स में दमदार खरीदारी आपने आती हुई देखी है। तो पीएसयू बैंक, जो पीएसयू बैंक एक्ट में संशोधन बिल के लिए कैबिनेट नोट जारी करा गया है, एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से वहां पर एक्शन देखा। एसबीआई कार्ड्स लगातार दूसरे दिन कमजोर, अतुल लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स, पीवीआर में आपने मुनाफा वसूली देखी, इन्फो एज में थी थोड़ी सी गिरावट, दालमिया भारत, बिरला सॉफ्ट, मुथूट, वर्लपूल और वोडाफोन आइडिया वैसे इस हफ्ते का बिग विनर था। आज आपने फ्राइडे के सेशन में थोड़ी सी कमजोरी आती हुई देखी है, हल्की सी मुनाफा वसूली आप यहां पर कह सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी था जबरदस्त एक्शन। आरती ड्रग्स जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, 7.5% ऊपर ये काउंटर आपको आते हुए दिखा। इसके साथ ही आपने अच्छी मूव आती हुई देखी इंडियन बैंक में, हिंदुस्तान कॉपर इस पर भी आपने बड़ी मूव आती हुई देखी, यूनियन बैंक पर बड़ा उछाल आपको दिखा, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 13% ऊपर था, आईडीबीआई बैंक अच्छी खरीदारी आती हुई देखी, मिंदा कॉप, जीई पावर, सीक्वेंट साइंटिफिक, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, थर्मैक्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज ये सभी काउंटर्स थे जहां पर आपने खरीदारी देखी। एनबीसीसी भी कम होते हुए दिखा, बैंक ऑफ इंडिया यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन और फिलिप्स कार्बन ब्लैक करीब 4.5% ऊपर। तो जबरदस्त एक्शन, बाजार में जबरदस्त रिकवरी के साथ आपने आज एक्शन बनते हुए देखा। टुवर्ड्स द एंड 17,500 के करीब निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग और 37,100 के करीब निफ्टी बैंक का प्रोविजनल क्लोज। जय, अगले हफ्ते के लिए बढ़िया सेटअप फिर बनते हुए दिख रहा है, जिस तरह से इंडेक्स पर भी हमने लेवल्स होल्ड करें, 2 दिनों की जो कंसोलिडेशन हुई है, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स में तो जबरदस्त टर्निंग थी। बिल्कुल दीपांशु, ये जो बैंक निफ्टी का क्लोज आया है वो बहुत ही बढ़िया है दीपांशु, 37,000 के ऊपर, एंड वो जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स थे डाउन साइड के वो होल्ड किया है, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी 37,500, thereafter 37,800 और 38,000 ये सारे जो ऊपर के लेवल्स हैं ये अचीव होने के चांसेस अच्छे हैं। जहां तक निफ्टी का सवाल है दीपांशु, वीकनेस हमें मार्केट में देखने मिली, बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि लोअर लेवल्स पर अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला। तो 17,500 एक क्लियर हर्डल प्रूफ कर रहा है, 17,500, 520, एंड ऑन अ डाउन साइड 17,385, 400 एक अच्छा सपोर्ट भी बनकर आ रहा है। तो ये रेंज बनी हुई है निफ्टी की, बट ओवरऑल जो हिसाब से स्टॉक्स में एक्शन है, सेक्टर्स में एक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेंज है उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निफ्टी में आना चाहिए और थोड़ा बहुत शायद एक आध दिन कंसोलिडेशन कंटिन्यू भी हो, या तो हमें मंडे गैप अप देखने मिले, बट जब तक 17,380 50 ये जो लेवल्स है उसके नीचे बंद नहीं देता निफ्टी, यही मानकर चलना चाहिए कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और फिर निफ्टी में हमें 17,700 720 तक के लेवल्स देखने मिले। ओके, तो बड़े मूव के लिए बाजार तो रहे तैयार। अच्छी बात है कि ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस 17,511 की आपको फाइनल क्लोजिंग निफ्टी पर आती हुई दिख रही है और 37,100 के ऊपर फाइनल क्लोजिंग निफ्टी बैंक की है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस बाजार ने डिफेंड करे हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। जय, मार्केट पर राय देने के लिए। विश्वेश जी आपका भी दमदार कॉल सी, अविनाश जी, किरण जी, वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी एंड ऑफ कोर्स सुमित जी आपका भी जबरदस्त कॉल्स आप सभी की तरफ से आई हैं और जो ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा एक्शन था उस पर भी हमने बड़ी मूव्स देखी हैं। तो ये थी बाजार की बात और इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार ने क्लोजिंग पर होल्ड किए।